फिर उसके बाद एक और सेफ हार्बर रूल्स दिए हैं फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस in respect of a government company engaged in the business of generation, transmission, distribution of electricity as well as milk cooperatives। इसमें फिर milk cooperatives को भी इंक्लूड किया गया है, तो वो अपन देखते हैं। तो उसमें लिखा है CBDT वाइज सर्कुलर नंबर सो एंड सो, वो तो ठीक है, आप सीधा रूल्स पे आओ। 10th डेफिनेशन, अप्रोप्रिएट कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन कोई काम का नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं एग्जाम में, भूलिए उसको। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है सबको मालूम ही है, 51% शेयर्स जहां सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट मिलाकर होल्ड करती है जिस कंपनी में, उसको अपन कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो वही डेफिनेशन यहां दिया है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by one or more state governments taken together, या फिर central and state taken together, and it includes a subsidiary company of a government company। तो वो सिंपल डेफिनेशन है। अब देखो यहां से काम की चीज है, एलिजिबल असेसी कौन है। सो पर्सन हु हैज एक्सरसाइज्ड द वैलिड ऑप्शन for application of safe harbor rules in accordance with the provisions of rule 10THC, जो अपन नीचे देखेंगे ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज होता है। एंड तो ऑब्वियसली ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। एंड इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ अमेंडमेंट है 2016 में, पहले इसमें था जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक कंपनी जो जनरेशन में है प्लस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में है वही अप्लाई कर सकती थी। अब उसको अलग अलग कर दिया है, तो वहां सिर्फ लिखा है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चाहे आप जनरेशन में हो या चाहे आप सिर्फ सप्लाई में हो, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या आप तीनों काम एक साथ करते हो, तो तीनों केस में आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन गो फॉर द सेफ हार्बर। पहले क्या था कि सिर्फ वो कंपनी जो जनरेशन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती थी सिर्फ उसके लिए था, तो इसके लिए फिर उसको अमेंड करके ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, यानी गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन इट कैन बी इनटू जनरेशन अलोन और इट कैन बी इनटू ट्रांसमिशन और सप्लाई। तो इसलिए वर्ड सप्लाई रिप्लेस कर दिया है। तो सप्लाई में सब आ गया, अलग अलग भी आ गए। और सेकेंड पॉइंट जो 2015 में इंसर्ट हुआ था बीच में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोक्योरिंग एंड मार्केटिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नोटिफिकेशन नंबर 90/2015 फ्रॉम 8 दिसंबर 15 ये इंसर्ट हुआ था। तो 2 अमेंडमेंट बीच में आए थे इसमें। ये लेटेस्ट है 17 फरवरी 2016 का, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मिल्क कोऑपरेटिव्स। सो बेसिकली इट अप्लाइज नाउ टू electricity supply and number 2 milk cooperatives। तो electricity supply government companies and milk cooperatives। good। फिर आगे दिया है eligible specified domestic transaction। तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कौन सा है, तो उसमें लिखा है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय एन एलिजिबल असेसी, जो हमने देखा, एंड विच कंप्राइजेज ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और व्हीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हीलिंग यानी कि जो सप्लाई करते हैं फ्रॉम पावर जनरेशन प्लांट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक जो सप्लाई होता है उसको व्हीलिंग कहते हैं। and purchase of milk or milk products by cooperative society from its members। तो members से जो purchase करते हैं milk, तो वो जो transaction है उसको अपन यहाँ consider करेंगे। Then safe harbor, where an eligible assessee has entered into an eligible specified domestic transaction in any previous year relevant to the assessment year, and the option exercised by the said assessee is treated to be validly exercised, the transfer price declared by the assessee
declared by the assessee in respect of such transaction for that assessment year shall be accepted by the income tax authority if it is in accordance with the circumstances specified in rule 10 THC sub rule 2. तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अगर वो इन अकॉर्डेंस है. तो वो इन अकॉर्डेंस क्या, तो वो नीचे दिया है, वो देखते हैं अपन. तो देखो सब रूल 2 क्या कहता है कि ये कैसे होने चाहिए, ये जो प्राइस है ये कैसा होना चाहिए. अगर ये प्राइस ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. तो देखो एलिजिबल ट्रांजैक्शन एंड सर्कमस्टेंस, ये अपने को अब याद रखना है. ये मेन पार्ट, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द रूल्स. तो पहले में दिया है सप्लाई ट्रांसमिशन और व्हीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. In respect of supply, transmission or wheeling of electricity, when the tariff is determined or the methodology for determination of tariff. तो दो बात, एक तो tariff is determined यानी tariff itself is decided by the prescribed authority, या फिर methodology, method for determination of tariff यानी formula for determining the tariff is approved by the appropriate commission in accordance with the provisions of Electricity Act of 2003. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो कमीशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, मर्क जिसको कहते हैं, तो जैसे महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, तो वो ये प्राइस को या तो टैरिफ को डिटरमिन कर लेना चाहिए या फिर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन उसने डिसाइड करना चाहिए. तो अगर मेथड या टैरिफ decided है by the commission, then that is accepted as a good price. Number 2, milk products में कैसे निकालेंगे, तो वो देखो milk and milk products में कैसे निकालेंगे. The price of milk or milk products is determined at a rate which is fixed on the basis of quality of milk, namely fat content and solid non-fat content of milk. ज्यादा मत पूछना, मेरे को कुछ नहीं मालूम, बायोलॉजिकली आई एम नॉट सो मच अवेयर कि क्या होता है. तो फैट कंटेंट को देखते हुए यानी पतला दूध गाढ़ा दूध फैट कंटेंट कितना है उसको देख, क्वालिटी उससे मेजर की जाएगी और उसके बेसिस पे प्राइस को डिटरमिन करने का है. एंड द सेड रेट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोक्योर्ड. यानी क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी बेस्ड प्राइसिंग होना चाहिए. क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट and quality is dependent upon the fat content and solid non-fat content of milk. दो चीज पे डिपेंडेंट होना चाहिए, फैट कंटेंट एंड सॉलिड नॉन फैट कंटेंट ऑफ मिल्क. एंड इट इज इर्रिस्पेक्टिव यानी नॉट डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी कि भाई जिसने बहुत ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई किया उसका प्राइस कम ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए. परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, परसेंटेज के ऊपर भी प्राइस डिपेंडेंट नहीं है कि कोई जिसके पास ज्यादा परसेंटेज शेयर्स है उसका प्राइस ज्यादा, ऐसा भी नहीं है. या फिर वोटिंग पावर हेल्ड बाय द मेंबर्स इन द सोसाइटी, वोटिंग पावर पे भी प्राइस डिपेंडेंट नहीं है. प्राइस सोली किस पे डिपेंडेंट है, क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड नॉट ऑन क्वांटिटी, not on number of shares held by a person, not on the voting rights held by that member. And secondly, such prices are routinely declared by the cooperative society in a transparent manner and are available in public domain. जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे वो प्राइसेस अवेलेबल है कि भाई ये फैट कंटेंट इसके बेसिस पे ये प्राइसेस है, जो भी सप्लाई करेंगे हम इस प्राइस पे लेंगे, ना कम ना ज्यादा. एंड दीज आर ओपनली डिक्लेयर्ड प्राइसेस, ऐसा नहीं कि कहीं हिडन है, ओपनली डिक्लेयर्ड है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, ब्रोशर्स में अवेलेबल है, ऐसा होना चाहिए. तो फिर वो रेट जो है, वो प्राइस जो है वो एक्सेप्टेड है. तो ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है सब रूल 2 के. फिर 3 में लिखा है कि नो कंपेरेबिलिटी एडजस्टमेंट एंड अलाउंस अंडर सेकेंड प्रोविजो टू 92C2 शैल बी मेड to the transfer price declared by the eligible assessee and accepted by the income tax authority. कोई काम का नहीं है. And the provisions of 92D relating to maintenance and keeping of information and document and E for submission of the report, chartered accountant का जो report है, shall apply
irrespective of the fact that the SSC exercises his option for safe harbor rules. यानी जो 92D में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है वो तो करना ही पड़ेगा, और 92E के अंदर जो चार्टर अकाउंटेंट का रिपोर्ट चाहिए वो भी चाहिए. सेफ हार्बर रूल्स में आ जाओगे उसके बाद भी लाना पड़ेगा. फिर बाद में प्रोसीजर है, प्रोसीजर में क्वेश्चन नहीं आने वाला. The SSC shall furnish a form 3CEFB, पूरे अल्फाबेट्स का रिवीजन है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये पूरा छोड़ देने का, रीड वंस इफ यू हैव टाइम. प्रोसीजर में वैसे भी कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं रहता. Then order by the assessing officer shall pass the order declaring the option exercised by SSC as invalid within a period of 3 months from the end of the month in which the form is received by him. तो ऑफिसर इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है. And no order can be passed declaring the option as invalid unless opportunity of being heard is given to him. Simple. And filing of objections against the order of assessing officer by the SSC. अगर उसने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया तो अपन ऑब्जेक्शन कैसे लेंगे, तो वो लिखा है. He may file his objections with the principal commissioner or principal director or director as the case may be, to whom the assessing officer is subordinate within 15 days of receipt of the order of the assessing officer. तो अपन principal commissioner के पास जाएंगे. And the principal commissioner or principal director or director as the case may be shall, after providing opportunity of being heard, pass appropriate order within a period of 2 months from the end of the month in which the objection is filed. तो हमने ऑब्जेक्शन 15 दिन में लेना है और उसके 2 महीने के अंदर वो डिसाइड करेंगे. सिंपल है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वैलिडिटी और अदरवाइज कि वैलिड है या नहीं. And if the assessing officer or the principal commissioner or principal director or director as the case may be does not pass an order within the specified time, then option for safe harbor exercised by SSC shall be treated as valid. यानी अगर ये लोग प्रिस्क्राइब टाइम में पास नहीं करेंगे ऑर्डर, इनवैलिड का ऑर्डर पास नहीं करेंगे, तो वो वैलिड मान लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली वैलिड. सिंपल. और उसके बाद उसी में इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स का भी दिया है, रूल 10D2A. इन लोगों को, ये जो पावर जनरेशन वाले हैं और जो मिल्क कोऑपरेटिव्स है, इनको क्या क्या इंफॉर्मेशन रखने की है, तो ये एक बार आपको पढ़ने का है. व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव टू कीप. तो इसमें देखो, पहले ये गवर्नमेंट कंपनी के बारे में दिया है जो पावर जनरेशन में है एंड सप्लाई. डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर, ये बहुत डिटेल रहता है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता. ये एक बार पढ़ के रखो इफ यू वांट टू रीड, इफ एट ऑल यू वांट टू रीड. ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द एसएससी, ये पूरे डिटेल्स अपने को रखना है, ऑल द रिकॉर्ड्स. एंड सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी इन मिल्क प्रोडक्शन, उनको भी ये सारे डिटेल्स रखने का है. कौन मेंबर है, कितने मेंबर है, क्या अजम्पशन, क्या पॉलिसीज, अकाउंटिंग रूल्स, सब डिटेल्स रखने के. कोई काम का नहीं है, एक बार पढ़ के रखो तो रखो, नहीं पढ़ना तो छोड़ भी सकते हो. फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज 92CC, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट. अब इसका मतलब क्या है पहले आप समझो. व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस प्राइसिंग? एक तो हमने सबसे पहले क्या देखा, 92C, जो कहता है कि हर ट्रांजैक्शन जो आप करेंगे विद एसोसिएटेड एंटरप्राइज, या तो आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो आप करेंगे, उसमें हर एक ट्रांजैक्शन में आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के उस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये तो पहला पॉइंट बोला. तो इसमें तो अगर हमारे हजारों ट्रांजैक्शन है साल भर में विद एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, हर ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के उस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, सीएज एंड ऑल, जो कि बहुत सारी फीस ले लेंगे आपसे, मगर कुछ फायदा नहीं है, ये करना ही पड़ेगा. फिर गवर्नमेंट ने बोला सेफ हार्बर रूल्स. तो सेफ हार्बर रूल में क्या देखा हमने कि अगर आप एक प्राइस जो गवर्नमेंट
फिक्स किया है, द मेन सेफ हार्बर रूल्स जो देखे और ये वाला जो देखा इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कंपनीज के लिए। तो अगर आप उतना शो करते हो देन यू आर सेफ, यू आर कंसिडर्ड एज सेफ, यानी कि फिर आपके केस में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी वगैरह नहीं होंगी। अगर इतना प्राइस आपने शो कर दिया तो वेरी गुड, गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट इट। तो वो एक तरीका बोला। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कंसल्टेंट का काम कम हो जाएगा, आपके खर्चे कम होंगे। जो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई इतना बता दो, उतना बता देने का, सेफ हार्बर। वो भी अगर नहीं करना तो फिर ये एक तीसरा तरीका है, इसको कहते हैं एडवांस प्राइसिंग। का मतलब ये है कि कार्य करने के पहले, यानी हमारे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होने वाले हैं उनका प्राइस पहले से ही अपन असर्टेन करा ले। इससे अच्छा क्या होगा, एडवांस में असर्टेन करा ले कि भाई मैं ट्रांजैक्शन करने वाला हूं तो मेरा प्राइस क्या होगा, मैं ऑफिसर को बताऊंगा, ऑफिसर उसको बोल देगा कि ठीक है ये प्राइस एक्सेप्टेबल है, अब इस पे ट्रांजैक्शन करो। तो अगर हम उस पे ट्रांजैक्शन करेंगे बाद में तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा एज आर्म्स लेंथ प्राइस, फिर उसमें कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट द प्राइस। तो उसको कहते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ये गवर्नमेंट के साथ आपको एग्रीमेंट बनाना है कि मैं ये प्राइस पे एक्सपोर्ट करने वाला हूं या प्राइस पे इंपोर्ट करने वाला हूं, आप सर्टिफाई करके दो कि ये करेक्ट है। बाद में मत बोलना कम है कि ज्यादा है, अब बीच बता दो क्या है। तो पहले ही बैठ के अपन प्राइसिंग डिटरमिन कर लेंगे कि दिस शुड बी द फेयर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, फिर वो प्राइस पे अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, विल डू ऑल द ट्रांजैक्शंस एट दैट प्राइस। फिर गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, बार बार हमें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्रीमेंट बनता है। तो कैसे बनता है और उसमें फिर गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है, रूल बनाया है, तो वो कैसे बना है, लेट्स सी। गला खराब है, कोई बात नहीं, पानी पी लिया जाए। सब मौसम का तकाजा है, ठंडी भी ऐसी है कि समझ में नहीं आता ठंडी है कि क्या है। तो देखो शुरू करते हैं। द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, बोर्ड यानी कौन, सीबीडीटी, सीबीडीटी with the approval of the government may enter into an advance pricing agreement with any person determining the arm's length price or specifying the manner in which arm's length price is to be determined in relation to an international transaction to be entered into by that person. देखो to be entered into, transaction to be entered into, ये transaction अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है। तो बेस्ट है ना, क्यों ट्रांजैक्शन करना, फिर हमारे हिसाब से आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के लिखना, फिर ऑफिसर उसको चैलेंज कर सकता है, जैसे हमने देखा एओ कैन चैलेंज, फिर वो साला चैलेंज करेगा तो मुसीबत आएंगी, कम ज्यादा कर देगा तो अपना नुकसान। तो अपन ये सब होने के पहले ही जाके डिटरमिन करा लेंगे ना एडवांस में। ऐसा होगा तो क्या होगा बता दो, पहले ही बता दो। जैसे वो होते हैं ना बॉयफ्रेंड, तो क्या करते कि डायरेक्ट प्रपोजल नहीं मारते, रिजेक्ट हो गए तो ऋतिक रोशन कहता है अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो क्या कहोगी, यानी मैं कह नहीं रहा कि मोहब्बत है, अगर मैं कहूं। तो वैसा ही है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस में पहले पूछ लेंगे, अगर मैं तुमको प्रपोज करूंगा तुम क्या कहोगी, ना बोलूंगी क्या? उसने कहा बिल्कुल नहीं, क्या बेहुदा सोच है तुम्हारी। अच्छा ठीक, नहीं मैं तो पूछ रहा था, तुम बेवजह गुस्सा हो रही, मैंने कब कहा। और अगर उसकी तरफ से कुछ पॉजिटिव दिखा, वो कहती कि हाँ मैं तो कब से ये उम्मीद में थी कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, तुम सच्ची में कर रहे? तो कह हाँ, तो तुम क्या समझ रहे, प्रपोजल ही तो है तो ऐसा है। तो एडवांस में पहले से पूछ लो कि उसके दिल में क्या है, गवर्नमेंट के दिल में क्या है। तो देखो then second point, the manner of determination of arm's length price referred to under subsection 1 may include the methods, may include, may discretion है, include the methods referred to under 92C subsection 1, जो methods देखे अपन ने पूरे, हाँ 6 methods देखे, तो उसमें से कोई भी एक मेथड अपन यहां पे लगा सकते हैं। और एनी अदर मेथड, यहां बोला है और एनी अदर मेथड, तो यहां पर जो एडवांस एग्रीमेंट होगा इट इज नॉट बाउंड बाय दोज मेथड्स जो हमने 92C में देखे, वहीं पर करना है ऐसा जरूरी नहीं।
यहां पे कोई दूसरा मेथड भी लगाया जा सकता है, एनी अदर मेथड with such adjustments or variations as may be necessary or expedient so to do। तो सब किसके हाथ में है? बोर्ड के हाथ में, सीबीडीटी के हाथ में है, वो और भी कोई मेथड लगा के निकाल सकता है। ठीक है भाई। Then notwithstanding anything contained in 92C or CA, the arm's length price of international transaction in respect of which the advance pricing agreement has been entered into shall be determined in accordance with advance pricing agreement so entered। So once this agreement is entered into, it will override 92C and 92CA। ऐसा कहने का मतलब है एक बार ये एग्रीमेंट बन गया तो फिर जो आर्म्स लेंथ प्राइस अपन निकालेंगे वो एग्रीमेंट के हिसाब से ही निकालेंगे, एंड नॉट अंडर 92C और 92CA। 92CA यानी कि वो एओ को जो पावर है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने का, तो ये दोनों भी सेक्शंस वहां पे नहीं लगेंगे। ठीक है, यानी एग्रीमेंट कहने का मतलब क्या है? एग्रीमेंट विल ओवरराइड 92C एंड 92CA, दोनों को ओवरराइड करेगा। फिर सबसेक्शन 4 में लिखा है कि एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। यानी ये एग्रीमेंट कितने साल तक वैलिड रहेगा? जो एग्रीमेंट में लिखा है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि 6 महीने तक वैलिड है तो 6 महीने, 8 महीने तो 8 महीने, 3 साल तो 3 साल, 4 साल तो 4 साल, 8 साल लिखा है तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। मैक्सिमम लाइफ इज 5 इयर्स। मैक्सिमम ये एग्रीमेंट 5 साल तक लगेगा, या फिर उससे कम लग सकता है। अगर एग्रीमेंट में उससे कम लिखा है तो वो लगेगा, या फिर 5 साल। देन 5 साल के बाद क्या करना पड़ेगा? फिर से एक नया एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा फॉर फ्यूचर। देन द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू शैल बी बाइंडिंग। ये किसके ऊपर बाइंडिंग है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैल बी बाइंडिंग ऑन द पर्सन इन हुज केस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन in relation to which the agreement has been entered into। person and transaction, ये दोनों चीज देखना है। जैसे कि मेरे लिए हुआ एग्रीमेंट और आप भी मेरा ही जैसे एक बिजनेस करते हो, हम दोनों साइमल्टेनियस एक ही जैसा बिजनेस करते हैं। मेरा भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है विद एसोसिएटेड एंटरप्राइज और आपका भी है सेम गुड्स में। जैसे मैं क्या एक्सपोर्ट करता हूं? चॉकलेट्स, आप भी चॉकलेट एक्सपोर्ट करते हैं और हम दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने तो एग्रीमेंट बनवाया, आपने नहीं बनवाया, तो मेरे एग्रीमेंट में जो सीबीडीटी ने प्राइस डिटरमिन कर लिया है, जो हम दोनों पहुंचे एक नतीजे पे ये प्राइस होना चाहिए, तो आपको एप्लीकेबल है क्या? नहीं। इट इज ओनली बाइंडिंग ऑन मी नॉट ऑन यू। ठीक है, और वो भी सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के लिए जिसके लिए उसको डिटरमिन किया गया है। तो मान लो मैं चॉकलेट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उसके लिए मैंने डिटरमिन करवाया, एग्रीमेंट बना लिया पहले से, और फिर मैं बाद में केक भी एक्सपोर्ट करने लगा, तो ये प्राइस क्या केक के लिए भी लगेगा? नो, ये चॉकलेट के लिए है तो चॉकलेट के लिए ही लगेगा। तो इसलिए ये पर्सन स्पेसिफिक भी है और ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक भी है। ठीक है, एंड ऑन द प्रिंसिपल कमिश्नर और एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड पर्सन एंड द सेड ट्रांजैक्शन। तो हमारे ऊपर तो बाइंडिंग है ही, पर्सन यानी एसएससी के ऊपर तो बाइंडिंग है, साथ में जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी बाइंडिंग है। Then agreement referred to under 1 shall not be binding if there is a change in law or facts having bearing on the agreement so entered। Obviously, अभी आज हमने एग्रीमेंट बनाया तो एग्रीमेंट आज के लॉ के हिसाब से बना ना। अब लॉ बदल जाए तो, लॉ में तो अमेंडमेंट आते रहते हैं, लॉ अमेंड हो जाए तो एग्रीमेंट को भी अमेंड करना पड़ेगा, यानी जो पुराना एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। या फिर फैक्ट्स बदल गए, हमारे जो ट्रांजैक्शन के फैक्ट्स थे वो चेंज हो गए, तो फिर ये एग्रीमेंट कोई काम का नहीं है। Then the board may, with approval of the central government or by order, declare an agreement to be void ab initio। गवर्नमेंट एग्रीमेंट को void करार देगा कब? If it finds that the agreement has been obtained by person by fraud or misrepresentation of facts। आगे चल के अगर गवर्नमेंट को समझ में आए कि तुमने झूठ बोल करके एग्रीमेंट बनवाया था, गलत इंफॉर्मेशन दी थी, एग्रीमेंट बनाने के समय गलत इंफॉर्मेशन दी है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स का केस, या फ्रॉड, धोखा, धोखे से लिया है,
तो उसको क्या करेंगे, वॉइड एब इनिशियो बना देंगे। जैसे कि लड़की के पापा ने साफ कहा था, इश्तिहार पेपर में दिया था, वांटेड सीए बॉय, सीए बॉय करके एडवर्टीजमेंट डाला। एक आया रिश्ता, मिस्टर कुलकर्णी का रिश्ता आया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं सीए हूं, आई एम सीए बॉय, सीए बॉय। तो शादी करा दी लड़की की। 4 महीने बाद पता चला कि वो तो साला आर्टिकलशिप भी कंप्लीट नहीं किया उसने भी, सीए तो दूर की बात, ही इज नॉट इवन कंप्लीटेड हिज आर्टिकलशिप। उसको बुलाया, पूछा ससुर जी ने, तुम सीए नहीं हो, झूठ क्यों बोला? बोले आपने सीए बॉय बोला था ना, मैं सीए बॉय हूँ। हाँ कैसे? मेरा बाप सीए है, मैं सीए का बॉय हूँ। साला झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है, सीए बॉय यानी यू शुड बी सीए नॉट सीए का बॉय। तो क्या करेंगे, शादी को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देंगे। जो एग्रीमेंट बना था ना, वॉइड एब इनिशियो, शादी हुई नहीं ऐसा मानेंगे, लड़की वापस आओ घर, भूल जाओ उसको, एज इफ की शादी हुई नहीं। देन अपॉन डिक्लेयरिंग दी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो, फिर क्या होगा देखो, एक बार एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हो गया, क्योंकि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से तुमने लिया था, तो क्या होगा, all the provisions of the act shall apply to the person as if such agreement had never been entered into. All the provisions of the act will apply का मतलब है 92C and 92CA, ये दोनों फिर लग जाएंगे वहां, क्योंकि एग्रीमेंट अगर नहीं है तो फिर ये दोनों सेक्शन लगते ना, अगर एग्रीमेंट है तो फिर ये दोनों सेक्शन नहीं लगते, लेकिन अब लग जाएंगे। इसका मतलब क्या, पावर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर टू रिकम्प्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस लग जाएगा। फिर ऑफिसर अपने हिसाब से आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेगा, या टीपीओ को अपॉइंट कर सकता है सीए के अंदर टू डिटरमिन द आर्म्स लेंथ प्राइस, क्योंकि एग्रीमेंट तो वॉइड डिक्लेयर हो गया है और वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हो गया है। तो फिर एओ जो है वो आर्म्स लेंथ प्राइस निकलवाएगा, खुद निकालेगा या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर से निकलवाएगा। Notwithstanding anything contained in this act, for the purpose of computing the period of limitation under the act, अब ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो बोला है ना, तो ये अपन क्या है कि असेसमेंट प्रोसीजर में बाद में समझ में आएंगे आपको। ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग का केस होता है, जहां आर्म्स लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, तो वहां पे असेसिंग ऑफिसर जो ऑर्डर पास करता है ना, उसका एक टाइम रहता है, एक असेसमेंट कंप्लीट करने के टाइम होते हैं। तो यहां बस आप लिख लो सेक्शन 143(3), 144, 147, ये सेक्शंस में अलग अलग सेक्शंस है असेसमेंट के, मैं बताऊंगा वक्त आने पर, सब आपको समझ में आएंगे, डोंट वरी। इसमें टाइम लिमिट्स होते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। लेकिन ये केस में तो क्या हुआ है कि ये तो फ्रॉड पकड़ा गया तो 4-5 साल भी पकड़ा जा सकता है ना बाद भी। तो फिर एसोसिएट आके कहेगा योर केस इज टाइम बार्ड, यू कैन नॉट मेक माई असेसमेंट, आपका टाइम तो खत्म हो गया है। तो फिर पकड़े जाने का मतलब क्या है, तो कहेगा टाइम तो खत्म हो गया तो आप असेसमेंट नहीं कर सकते, तो मतलब क्या है, तो इसलिए यहां लिखा है कि वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, टाइम ऑफ लिमिटेशन जो रहता है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो क्या बोला है देखो इधर, द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सच एग्रीमेंट, यानी जब एग्रीमेंट बना था वहां से लेकर के जब ये ऑर्डर आया सबसेक्शन 7 में, वॉइड का जो ऑर्डर आया, ये पूरा टाइम एक्सक्लूड करेंगे अपन, एक्सक्लूड करेंगे, यानी इतना एक्सटेंशन देंगे। समझ में आ रहा है? यानी देखो कैसे मैं आपको बता दूं, ये अपना असेसमेंट ईयर है, या पहले प्रीवियस ईयर लेते हैं, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर, उसका अपन रिटर्न फाइल करते हैं, फिर असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट का टाइम नॉर्मली, ये जो असेसमेंट ईयर होता है ना, प्रीवियस ईयर फिर ये असेसमेंट ईयर, जिसके अंदर अपन रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद नॉर्मली, और खास करके जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है फॉर डिटरमिनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस, टीपीओ जहां पे आ जाता है ना, तो वहां 3 साल का टाइम होता है, 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर टू कंप्लीट द असेसमेंट, इतना टाइम रहता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि तुमने तो ये करवा लिया था ना ट्रांसफर प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट बना था अपना यहां, और वो एग्रीमेंट को वॉइड कब डिक्लेयर किया उन्होंने, यहां पर जाके 3 साल तो खत्म भी हो गए, उसके बाद वॉइड डिक्लेयर हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये जो एग्रीमेंट से लेके वॉइड का टाइम है ना, ये पूरा टाइम को अपन गिनेंगे ही नहीं, ये टाइम काउंटिज नहीं होगा। इसका मतलब कि यहां से लेके ये 3 साल के अंदर ये जो टाइम उसके बाद बचा था ना ऑर्डर पास करने का,
ये टाइम यहां से बाद में और उसको मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम कहते हैं इसको। तो दिस वाज द टाइम विच वाज लेफ्ट टू हिम फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट। कितना टाइम था देखो, ये 3 साल का टाइम रहता है, तो ये पूरा टाइम उसके पास था ना बचा हुआ, तो ये जो बचा हुआ टाइम है ना, तो वो यहां इसको वापस से देंगे आगे टू कंप्लीट द असेसमेंट। तो इसको एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी कहते हैं या एक्सक्लूजन ऑफ टाइम फ्रॉम लिमिटेशन पीरियड भी कहते हैं। तो ये सब असेसमेंट प्रोसीजर में आपको समझेंगे। अभी क्या है कि बता तो रहा हूं मैं, लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, बट डोंट वरी, जब आप रिवाइज करेंगे इसको तो पूरा समझ में आ जाएंगे, इसलिए आपने सेक्शन लिख दिया है ना। और उसमें प्रोविजो भी है। प्रोविजो कहता है कि ये टाइम जो एक्सटेंड करेंगे अपन, अब मान लो कि यहाँ पे बिल्कुल ये एग्रीमेंट जब बना था ना, तो 3 साल यहाँ खत्म हो रहे, तो उसके जस्ट पहले पहले बना था, थोड़े दिन पहले, 45 दिन बाकी थे और एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है। अब जब ये बाद में समझ में आएगा एग्रीमेंट तो वॉइड है, तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो 45 दिन बचे थे वो वहां एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको वॉइड होने के बाद। लेकिन वो 45 दिन तो बहुत कम टाइम है, इतने में वो कहां कंप्लीट कर पाएंगा। तो यहां बोला है कि इट विल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज, यानी ये जो टाइम इधर बचा था ना, ये टाइम वहां एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन अगर ये टाइम का जो एक्सटेंशन मिल रहा है, इफ दिस इज लेस देन 60 डेज, मान लो कि 45 डेज बचा है टाइम, तो इसको अपन एक्सटेंड करके कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। तो 45 विल बिकम 60 डेज, यानी मिनिमम 60 डेज तो उसको मिलना ही मिलना है फॉर कंप्लीटिंग योर असेसमेंट। तो वो वहां लिखा है देखो प्रोविजो में, प्रोवाइडेड दैट वेयर इमीडिएटली आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द अफोर्सेड पीरियड, इतने पीरियड को हमने एक्सक्लूड कर दिया, कहने का मतलब है कि इतना पीरियड जो यहां था उसको वहां ऐड किया। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिफर्ड टू इन एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इज लेस देन 60 डेज, यानी ये यहां से एक्सटेंड होके वहां गया और वो सिर्फ 45 डेज आया, लेस देन 60 है, तो फिर क्या बोलता है, सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। तो अगर 45 दिन बचे हैं तो उसको कितना बना देंगे, 60 बना देंगे। और अगर 182 डेज बचे हैं तो 182 पूरा लेंगे, ज्यादा है तो लेंगे, कम है तो उसको 60 कर देंगे। मीन्स ऑफिसर विल हैव टाइम ऑफ मिनिमम 60 डेज, minimum 60 to complete his assessment. तो इस तरह से एग्रीमेंट बनाने का पावर है। अब एग्रीमेंट कैसे बनेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, मैनर क्या होगा, फॉर्म कैसे बनाएंगे, एप्लीकेशन कैसे होगा, तो ये सब बातें बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा। तो सबसेक्शन 9 में बोर्ड को पावर दिया है टू मेक रेगुलेशंस फॉर दिस पर्पस। तो वहां लिखा है द बोर्ड में फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब द स्कीम स्पेसिफाइंग देयर इन द मैनर, द फॉर्म, द प्रोसीजर एंड एनी अदर मैटर जनरली इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये सारे पावर किसको दिए है, बोर्ड के पास, टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, द प्रोसीजर फॉर मेकिंग द एग्रीमेंट एंड अदर मैटर्स। तो वो अभी अपन पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बनाया है, स्कीम क्या बनाई है, वो अभी अपन देखते हैं। तो वो 9 था। फिर एक 9A करके है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाइन ए को अपन कहते हैं रोल बैक, रोल बैक इन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट स्कीम। बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट, देखो क्या है इसमें। क्या है कि एक एग्जांपल पहले आपको दे दूं। एडवांस प्राइसिंग, तो एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। क्या हुआ कि बॉयफ्रेंड ने, ये बॉयफ्रेंड नहीं बना अभी, राहुल है, राहुल ने रेखा को प्रपोज किया, लेकिन रेखा ने उसको पहले ही बता दिया एडवांस में कि देखो इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आई कैन बी योर गर्लफ्रेंड, लेकिन मैं रोज 300 रुपए की पानीपुरी खाऊंगी, 200 रुपए का आइसक्रीम खाऊंगी। ये पहले से सुन लो एडवांस, बाद में कंप्लेन मत करना, पहले से सुन। 300 रुपए के पानीपुरी, 200 रुपए का आइसक्रीम, 400 रुपए के चने
और इस तरह से 1000 रुपए का कुछ तो भी बिल बनाया, एडवांस में बता दिया राहुल को कि इतना खर्चा अगर तुम मेरा उठाना चाहते हो देन आई एम ओके विथ यू, आई कैन बी योर गर्लफ्रेंड, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं, एडवांस में एग्रीमेंट कर लो। तो इन दोनों ने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बनाया कि ठीक है इतना पैसा मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा, ओके फाइन। तो एग्रीमेंट बन गया, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, वेरी गुड। लेकिन फिर एक पॉइंट आया, पॉइंट ये आया कि ये राहुल जब गया उस प्रपोज करने, तो वो कहती है तुम इतने डीले करके आए, इतनी देर लगा दी, बीकॉम 3rd ईयर में आए, मैं तो 1st ईयर से तुम्हारे पीछे थी तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, बेकार इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो एक काम करो कि ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट तो हम बनाएंगे, आज से तो तुम मेरे पे 1000 रुपए खर्च करोगे, लेकिन ये पिछले 2 साल से जो तुमने मेरे को नहीं खिलाया वो भी खिलाओगे राहुल बेचारा मर जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज रोल बैक। तो यहां पर उसका मतलब क्या है, देखो आप समझो क्या हुआ कि हमारे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सालों से हो रहे थे, कई साल से हो रहे हैं, और हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, 92C में एक्चुअल जो मेथड्स दिए हुए हैं उससे एडवांस नहीं, उससे अपन आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल रहे थे और उस पे चल रहा था अपना मामला। तो ये अभी 1 साल है, इसके पहले ये साल, 1 साल, ये साल, ये साल, ऐसे कई सालों से अपन तो करते आ रहे हैं, हमारे ट्रांजैक्शन तो कई सालों से चालू है। अब ये करंट ईयर में अपन ने क्या किया कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ बनाया। अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में एक वैल्यू फिक्स हो गई, यहां जो वैल्यू फिक्स हो जाती है एज आर्म्स लेंथ प्राइस, ये वैल्यू फिर अपन सारे ट्रांजैक्शन में आने वाले जितने हमारे ट्रांजैक्शन होंगे उसमें ये प्राइस पे अपन रिकॉर्ड करेंगे और गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे, है ना, ये इसका मतलब है ना। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट विल नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस प्राइस लेटर ऑन। तो एक बार एग्रीमेंट बन गया तो ये एग्रीमेंट आने वाले सालों में लागू हो जाएगा। कितने साल तक? 5 साल तक, देखा ना, 5 इयर्स तक लगेगा। तो ये पहला साल और टोटल वैलिडिटी इसकी 5 इयर्स तक है, यानी 5 साल तक ये प्राइस अपन लेके चलेंगे इफ द लॉ एंड द फैक्ट्स रिमेन सेम थ्रू आउट दीज 5 इयर्स। लेकिन अब ये जो पिछले साल हो गए इसमें भी तो अपन ने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला था, यही ट्रांजैक्शन का बिल्कुल सेम। ये जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन हमारा कई सालों से चल रहा है विद एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आउटसाइड इंडिया। तो होगा ये कि यहां पे असेसिंग ऑफिसर केस को रीओपन कर सकता है और कहेगा कि नहीं नहीं ये कम है, ये ज्यादा है, इसको ये करो, इसको वो करो, फलाना करो, ढिंकाना करो। तो ये सब असेसमेंट में फंस सकते हैं ना केस। तो अपन चाहते हैं कि ये जो वैल्यू इधर निकाला गया इसी से ये जो पुराने पेंडिंग केसेस है इसको भी डिसाइड करके खत्म कर दिया जाए। काहे को लड़ने का, वहां अपील में जाओ, ये करो वो करो, मामला आगे तक जाएगा, खर्चा होगा, अपील पे जाओ। तो अपन उसको भी खत्म करवाना चाहते हैं। तो क्या हम ये वैल्यू को यहां पे पीछे जो साल गुजर गए उसको लगा सकते हैं? नॉर्मली एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट आने वाले समय के लिए लगता है, लेकिन अब पॉइंट है कि पीछे लगा सकते क्या? तो उसका आंसर है यस। तो वो यहां दिया है, उसको कहते हैं रोल बैक। रोल बैक यानी कि जो पुराने साल प्रीसीडिंग ईयर्स में भी अगर यही ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो उसको भी ये जो आर्म्स लेंथ प्राइस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है वो लगा करके उसको खत्म किया जा सकता है। तो वो कैसे? तो देखो यहां 9 समझ में आया रोल बैक का मतलब क्या है? पुराने सालों को लगाना। सो व्हाट इट सेज, द एग्रीमेंट रिफर्ड टू अंडर सबसेक्शन 1 may subject to such conditions, procedures and manner as may be prescribed, provide for determining the arm's length price or specify the manner in which the arm's length price shall be determined in relation to international transaction entered into by the person during any period not exceeding 4 previous years preceding the first of the previous years referred to in subsection 4। तो फर्स्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स यानी ये जिसमें एग्रीमेंट बनता है, ये पहला साल होता है, फिर आगे और 4 साल तक लगता है, टोटल 5 साल लगते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो ये जो फर्स्ट ईयर था जिसमें एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बना, इसके पहले के 1 2 3 4 साल को ये लगा सकते हैं। यानी 4 साल आगे जैसे लगने वाला है वैसे 4 साल पीछे भी लगा दो, ऐसा।
and the arms and price of such international transaction shall be determined in accordance with the said agreement. फिर लास्ट में लिखा है कि when an application is made by person entering into an agreement referred to under 1, the proceeding shall be deemed to be pending in the case of person for the purpose of this act. वो तो ठीक है, वो ये टेक्निकल पॉइंट है, इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ के। एक बार एप्लीकेशन अपन ने फाइल किया तो प्रोसीडिंग्स आप पेंडिंग ऐसा माना जाएगा। फिर देखो सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया है, आई मीन टू से नोटिफिकेशन। तो ये सबसेक्शन 9 और 9A के अंदर जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करना है वो वहां लिखा था ना, बोर्ड में प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। तो वो आप देखो उन्होंने प्रोसीजर क्या प्रिस्क्राइब किया है, वो अपन देखते हैं। दोनों चीजों के लिए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बनाने के लिए और रोल बैक के लिए। जहां रोल बैक अपने को करवाना है, पिछले 4 साल को भी अप्लाई करवाना है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ये सिंपल प्रोसीजर रहता है। देखो तो उसके लिए सारे रूल्स उन्होंने बनाए। तो रूल 10F क्लॉज BA में डेफिनेशन ऑफ एप्लीकेंट लिखा है, जो अप्लाई करेगा उसको एप्लीकेंट कहेंगे। कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, ये मैं जो काट देता हूं उसको कोई मतलब नहीं है। जो काम के मैं टिक मार्क कराऊंगा वो आपको याद रखना है, एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे। देन डेफिनेशन ऑफ रोल बैक ईयर। तो रोल बैक ईयर का मतलब क्या होता है? एनी प्रीवियस ईयर फॉलिंग विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, उसको रोल बैक ईयर्स बोलेंगे। पिछले 4 साल, इन सिंपल वर्ड्स। जिस साल में अपन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बनवाते हैं उसके पहले के 4 साल, उसको बोलेंगे रोल बैक ईयर्स। या उसमें से कोई एक भी हो सकता है ना, ऐसे थोड़ी कि चारों होंगे, 1 2 3 4 मैक्सिमम हो सकते हैं। देन प्री फाइलिंग कंसल्टेशन, यहां से काम का पॉइंट शुरू होता है। तो क्या है इसमें बोला हुआ? प्री फाइलिंग कंसल्टेशन एक पॉइंट है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर एग्रीमेंट तो अभी दूर की बात है, दूर की। अपन पहले जाके जरा पूछताछ तो करके आते हैं कि भाई क्या होता है, ये एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे बनेगा, फिर हमको कैसे लगेगा, कब लगेगा, कितने सालों तक लगेगा, फिर हमारा प्राइस ऐसा होगा लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो फिर कौन सा प्राइस लेना पड़ेगा। ये सब बातें पूछ के तो आ जाते ना। कंसल्टेशन, जैसे आप लोग आते हैं मेरे पास, फारूक सर के पास क्लास लगाने के लिए तो आते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ लोग कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं ना, कि सर ये क्लास लगाए तो कैसा होगा, वीडियो लेक्चर चलेंगे तो सही, इसमें ये होगा तो क्या होगा, पढ़ाना होगा तो क्या होगा, सारे पॉइंट्स तो क्लियर करते हैं ना अपन, तो उसको कहते हैं कंसल्टेशन। तो यहां भी पहले पॉइंट दिया है, कंसल्टेशन करो, तो उसको कहते हैं प्री फाइलिंग कंसल्टेशन। सिंपल। तो क्या लिखता है? एनी पर्सन प्रपोजिंग टू एंटर इनटू एग्रीमेंट अंडर दीज रूल्स मे by an application in writing make a request for a pre-filing consultation. may make a request, may लिखा है, जरूरी नहीं होता हर किसी को जाना, आपको जाना है तो जाओ। then making a request for pre-filing consultation is optional, वो है ही ना, may लिखा था ना, may का मतलब भी optional होता है। and as per rule 10H5 the pre-filing consultation shall among other things determine the scope of agreement, स्कोप डिफाइन होगा उसमें, आइडेंटिफाई ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज, क्या प्रॉब्लम आ रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग में वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। अगर आप एप्लीकेशन करोगे बाद में तो ये चीजें अपन करेंगे, इश्यूज क्या क्या रहेंगे। देन डिटरमिन द सूटेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर द एग्रीमेंट, कौन सा वाला रूल लगाएंगे, ये सब सूटेबिलिटी क्या है वो डिसाइड होगा। एंड डिस्कस ब्रॉड टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, ब्रॉड टर्म्स डिसाइड होंगे। फिर एप्लीकेशन आया। अब ये कंसल्टेंसी करने के बाद आप 2 चीजों पे, 2 नतीजों पे पहुंच सकते हो कि एप्लीकेशन करना है या नहीं करना। तो जिनको लगा नहीं यार इसमें साला फंस जाएंगे, बेकार है, तो कंसल्टेशन लेके निकल लो पतली गली से, एप्लीकेशन मत डालो। और अगर आपको लगा कि नहीं नहीं यार ये तो बेस्ट है, एक बार अपना डिसाइड हो जाएगा, झंझट से अपन बच जाएंगे, तो फिर एप्लीकेशन करो। तो फिर एप्लीकेशन आया। एनी पर्सन हु हैज अंडरटेकन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और हु इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू अंडरटेक
कॉन्टेम्पलेटिंग जो सोच रहा है ट्रांजैक्शन करने का, विल बी एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। वो एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसने अंडरटेक कर लिया है या जो सोच रहा है करने का। तो ये तो एडवांस प्राइसिंग का हो गया। फिर रोल बैक का कैसे, तो उसमें रूल 10A है, 10MA, तो वो क्या कहता है देखो, रोल बैक। द सेड रूल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, इसमें रोल बैक के लिए पिछले 4 साल को लगाने के लिए। The agreement may provide for determining the arm's length price or specify the manner in which the arm's length price shall be determined in relation to international transaction entered into by the person during the rollback year. Rollback year क्या होता है, पिछले 4 साल में से कोई भी एक या 2 या 3 या पूरे 4। Then conditions. The agreement shall contain rollback provision. जब हम एग्रीमेंट बनवाते ना तो उसी में रोलबैक का भी मेंशन करवा देंगे। In respect of international transaction subject to following, namely The international transaction is same। अब रोल बैक कब मिलेगा, देखो जो अभी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसका अपन ने एग्रीमेंट बनवाया, तो यही ट्रांजैक्शन वो पिछले 4 साल में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन शुड बी सेम एंड नॉट समथिंग एल्स। जैसे अभी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं मेरे गुड्स, और पिछले 4 साल में इंपोर्ट भी था, एक्सपोर्ट था, लेकिन कोई और गुड्स का भी था, तो उनको लगेगा क्या, नहीं, सेम ट्रांजैक्शन को लगेगा, दैट्स इट। सेम as the international transaction to which the agreement applies, correct. Then the return of income for the relevant rollback year has been or is furnished by the applicant before the due date specified in explanation 2 to section 139(1). ये जो पिछले 4 साल के केसेस है उनको अपन लगा तो सकते हैं, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो ड्यू डेट के पहले सबमिट होना चाहिए, ठीक है। Then the report in respect of international transaction has been furnished in accordance with 92E। चार्टर अकाउंटेंट का रिपोर्ट सबमिट हो जाना चाहिए पिछले 4 साल का, हर साल सबमिट करना पड़ता है सीए का रिपोर्ट, वो बराबर सबमिट होना चाहिए। रिटर्न ऑफ इनकम टाइम में फाइल होना चाहिए और ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि पिछले 4 साल में रिटर्न अपन ने टाइम के अंदर सबमिट किया है, जो कि आर्म्स लेंथ प्राइस के केस में क्या हो जाता है 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। फिर सीए का रिपोर्ट टाइम पे बराबर सबमिट हुआ है। एंड फोर्थ पॉइंट सेज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल द रोल बैक ईयर्स इन विच द सेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैज बीन अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। तो रिक्वेस्ट करना है फिर अपने को कि प्लीज हमको वो पहले सालों में भी लगा दो ना। अच्छा, मैंने ट्रांजैक्शन 2 ही साल में किया है तो मैं 2 साल का एप्लीकेशन करूंगा, और अगर मैंने पिछले 4 साल में चारों में ये ट्रांजैक्शन किया है तो फिर पूरे 4 का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्या अपन ऐसा कर सकते क्या कि नहीं 4 साल तो हमने ट्रांजैक्शन किया था लेकिन हम 1 साल लगाना चाहते हैं, नहीं, पूरे 4 साल का करना पड़ेगा। जितने समय में ट्रांजैक्शन हुआ है उतने समय का करना ही पड़ेगा। ऑल द रोल बैक ईयर्स in which the transaction has been undertaken। और आखिरी कंडीशन है the applicant has made an application seeking rollback in form 3 सीडा, ये फॉर्म नंबर है उसका रोल बैक के लिए। तो उसमें आप करो, अपन क्या लिखेंगे एग्जाम में, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एप्लीकेशन इज मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फिर नीचे लिखा है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक, कौन से केसेस में रोल बैक नहीं देंगे। तो देखो उसमें लिखा है रोल बैक प्रोविजन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर अ रोल बैक ईयर इफ द डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द सेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर द सेड ईयर हैज बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अपील बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल and the appellate tribunal has passed an order disposing of such appeal at any time before the signing of the agreement। यानी एग्रीमेंट बनने के पहले ही उस साल का ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ चुका है। तो जहां ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया है वहां रोल बैक अप्लाई होगा क्या, नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया ना, ट्राइब्यूनल इज अ हायर अथॉरिटी। तो अभी ये ऑफिसर लोग तो लोअर अथॉरिटी, एग्रीमेंट तो ऑफिसर लोग बनाएंगे ना, सीबीडीटी बनाएंगे, ट्राइब्यूनल सीबीडीटी के ऊपर में आता है। तो जब सीबीडीटी का ऑर्डर आ गया है, सॉरी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया है, तो सीबीडीटी उसको टच नहीं कर सकता।
उसमें रोल बैक अप्लाई नहीं हो सकता। कैसे? कि कल रात को तुम दारू पी के घर गए और पापा ने 4 लगा दिए तमाचे, टकाटक, ऑर्डर आ गया, ठीक है, तुम भी गुस्से में जाके घर सो गए रूम में, खैर कुछ समझ में भी नहीं आया, दारू के नशे में थे, पड़ गई, कुछ समझ में नहीं। अगले दिन सुबह उठे तो थोड़ा दर्द दे रहा था चेहरा, साला दर्द क्यों दे रहा है? तो घर में वो लगा रहता ना, ड्राइंग रूम दरवाजे के सामने वो लगा था कैमरा, तो कैमरा ऑन करके देखा, साला ये दर्द क्यों दे रहा है, मैं कल घर आया था तो किसी ने मारा वारा क्या मेरे को? तो उसमें दिखा पिताजी मार रहे टकाटक। ठीक, फिर मम्मी के पास गए, मम्मी ने CBDT, पिताजी ने ये कहने के लिए, हालांकि एक्चुअल में तो मम्मी को ज्यादा पावर होते हैं वो मैं जानता हूं, लेकिन अभी पिताजी है। तो खैर मम्मी के पास गए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करवाए कि मम्मी मैं अगर आज से दारू पी के आऊं तो चलेगा ना, मुझे मारूंगी तो नहीं? मम्मी ने कहा नहीं बेटा, अच्छा होता है, जा तू भी दारू पी के आ, बहुत अच्छी बात है दारू पीना, एग्जाम्पल है सिर्फ, हाँ ऐसा मत समझना। तो मम्मी ने कहा ठीक है, सब लोग पी रहे, तू जमाने को कैसे टैकल करेगा, जा दारू पी। कहाँ की मम्मी है, गॉड नोस। तो उसको अलाउ कर दिया। अभी कहता मम्मी रोल बैक भी करवाते, कल भी पी के आया था मैं। तो मम्मी कहती है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पिताजी का ऑर्डर कल आ गया था, तो उसको अपन टच नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मम्मी पिताजी से नीचे है ना, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, नो शी कैन नॉट टच द ऑर्डर ऑफ पॉप्स। तो वैसे ही यहां पर कि ट्राइब्यूनल में अगर वो केस चले गया था आर्म्स लेंथ प्राइस का और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ चुका है, तो फिर रोल बैक नहीं हो सकता, उस साल को रोल बैक अप्लाई नहीं हो सकता। सिंपल। सेकेंड पॉइंट, द एप्लीकेशन फॉर रोल बैक प्रोविजन has the effect of reducing the total income or increasing the loss, as the case may be of the applicant as declared in the return of income for the said year। आपने रिटर्न ऑफ इनकम जो सबमिट कर दिया था, मान लो कि अपन ने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कौन से साल में करवाए, 15-16 में, और रोल बैक ईयर RB लिख देता हूं मैं, RB भाई रोल बैक ईयर अपना है 14-15, तो 14-15 में मैंने आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ सेल, एक सेल करता हूं मैं एक्सपोर्ट, आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ सेल कितना रिकॉर्ड किया है, 30, और अभी जो अपने एग्रीमेंट बना ना, तो एग्रीमेंट में आया 26 रुपए, तो क्या अब रोल बैक अप्लाई होगा क्या? अगर ये 26 अपन यहां अप्लाई करेंगे तो साला प्रॉफिट तो कम होगा ना 4 रुपए से, तो ऐसा अलाउड है क्या? नहीं। अगर ये रिटर्न भर दिया है तुमने और 30 रुपए लेकर भर दिया है, तो इसको टच नहीं किया जाएगा, नो रोल बैक। तो याद रखो, 2 सिचुएशन में रोल बैक नहीं हो सकता, नंबर 1 जहां पे ये पिछला केस ट्राइब्यूनल डिसाइड कर चुका है, या नंबर 2 कि अगर ये यहां अप्लाई करे तो प्रॉफिट कम होने वाला है या लॉस इंक्रीज होने वाला है, तो ये रोल बैक नहीं अप्लाई होगा। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा, इन विच सर्कमस्टांसेस द रोल बैक विल नॉट बी अलाउड, तो 2 पॉइंट लिखने। Then, manner for determining the arm's length price to be same for rollback years and other previous years. Fourth point, ये simple है, where the rollback provision specifies the manner in which the arm's length price shall be determined in relation to international transaction undertaken in any rollback year, then such manner shall be the same as the manner which has been agreed to be provided for determination of arm's length price of the same international transaction to be undertaken in any previous year to which the agreement applies, not being a rollback year। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब क्या है कि ये प्रीवियस ईयर में जिसमें एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट डिसाइड हुआ और इसमें जो भी आर्म्स लेंथ प्राइस डिसाइड हुआ, ये प्रीवियस ईयर में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हुआ और जिसके अंदर आर्म्स लेंथ प्राइस डिसाइड हुआ, तो ये जो मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस है, जो कि अपन ने पिछले 4 सालों को लगवाया अंडर रोल बैक, तो ये सेम रहेगा फॉर द फ्यूचर ईयर्स। फ्यूचर के जो 4 ईयर्स है जहां पे ये सेम एग्रीमेंट लागू होगा, तो वो सेम रहेगा।
तो ये प्रीवियस ईयर पहला होता है और उसके आगे 4 साल होता है, 1 + 4, तो यहां जो डिटरमिन हुआ वही वहां पर रहेगा सेम। और दूसरी बात ये भी कि मान लो कि इसके पहले का अगर कोई केस है, 4 साल तो हो गए, उसके पहले का अगर कोई केस है, वो रोल बैक में आता तो नहीं है, लेकिन अगर इसका कोई लिटिगेशन वगैरह चालू है, कहीं तो भी पेंडिंग है, इसका असेसमेंट पेंडिंग है या लिटिगेशन पेंडिंग है वगैरह वगैरह, तो उसको भी जो अपन ने यहां डिसाइड किया ना, वो लगा करके उसका अपील वगैरह अगर पेंडिंग है तो उसको डिसाइड किया जाएगा। ये भी उसका एक मतलब निकाला जा सकता है कि यहां जो डिटर्मिनेशन हुआ एएलपी, यही एएलपी अपन उन सालों में भी लगाएंगे जिसको रोल बैक ईयर अप्लाई नहीं होता, यानी वो रोल बैक ईयर नहीं है, मगर फिर भी ये एएलपी उसको लगाएंगे। तो ये सिचुएशन कब अराइज होती है? ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब ये वाला केस, पुराना केस, 4 साल से पहले का केस अगर पेंडिंग है कमिश्नर अपील्स के पास या असेसमेंट के अंदर पेंडिंग है, तो उसको भी अपन ये एएलपी लगा करके खत्म करेंगे। तो ये लग जाता है पेंडिंग केसेस, यहां लिख दो आप, पेंडिंग केसेस को अपन लगा देंगे। और अगर वो केसेस डिसाइड होकर खत्म हो चुके हैं तो उसको रीओपन नहीं करेंगे, लेकिन पेंडिंग है तो उसको अपन ये एएलपी लगा देंगे। तो वो वहां लिखा है अदर प्रीवियस ईयर्स, रोल बैक ईयर तो लगेगा ही, प्लस अदर प्रीवियस ईयर्स को भी लग जाएगा। कौन से? जिसके केस पेंडिंग है, पेंडिंग असेसमेंट। फिर टाइम लिमिट दिया है फॉर फाइलिंग दी एप्लीकेशन फॉर रोल बैक। सिंपल, क्या बोलता है? द एप्लीकेंट में फर्निश अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट द रिक्वेस्ट फॉर रोल बैक। तो एपीए का एप्लीकेशन होता है, साथ में रोल बैक भी होता है। फॉर्म 3 सीडा with proof of payment of an additional fee of rupees 5 lakhs at any time before the first day of the previous year relevant to the first assessment year for which the application for advance pricing agreement is made, in respect of transactions which are of a continuing nature and dealings that are already occurring, or before undertaking the transaction in respect of remaining transactions. Simple. Before first day of the previous year, यानी जिस साल में आप लगाना चाहते हो, जैसे 15-16 में लगाना है आपको, तो आपको 1 अप्रैल के पहले एप्लीकेशन कर देना है, 1/4/15 के पहले एप्लीकेशन कर देना है, अगर ट्रांजैक्शन कंटिन्यूइंग नेचर के है, या फिर बिफोर अंडरटेकिंग द ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, यानी जो कंटिन्यूइंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वन ऑफ ट्रांजैक्शन है। 15-16 में ऐसा नहीं कि मैं लगातार एक्सपोर्ट करता हूं, एक आध बार करना है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन करने के पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। And where an application has been filed before 31st March 15, application for rollback provision along with the proof of payment of additional fee may be filed at any time on or before 30th June 15 or the date of entering into agreement whichever is earlier. अब ये जो बोला है ना, तो ये क्या है कि क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी लेट आया ना, तो जिन लोगों ने मार्च 15 के पहले अप्लाई कर दिए थे, तो तब ये नया नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं था, ये तो अभी लॉन्च किया ना गवर्नमेंट ने स्कीम, तो फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि ठीक है तुम जून तक कर दो, बाकी अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से अप्रैल के पहले ही तुमको करना पड़ेगा एप्लीकेशन, स्टार्ट ऑफ द ईयर से पहले करना पड़ता है। लेकिन इस साल ठीक है क्योंकि नोटिफिकेशन लेट आया, इसलिए जून तक उनको अलाउ किया। Further, where the agreement has been entered into on or before 31st March 15, application for rollback can be made up to 30th June 15 with additional fees of 5 lakhs. 5 लाख का फीस के साथ एप्लीकेशन कर सकते हो, तो वो भी ठीक है, वो कोई काम के नहीं है, ये दोनों कोई काम के नहीं है, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन कहलाता है, सो दैट यू कैन फॉरगेट। तो पूरा काट मत दो, नहीं तो आपको तो बस ऐसा बोला कि यू कैन फॉरगेट, तो काट के रख दो, ऐसा नहीं, एक बार पढ़ के जाने का है, मगर एकदम रट के नहीं जाने का। Then procedure for giving effect to rollback provision of an agreement, 10RE. So 10RA has been inserted to provide the procedure for giving effect to rollback provision as follows. अब procedure कैसे रहेगा देखो, अभी तो application कैसे करना है वो देखा, now procedure. The applicant shall furnish modified return of income referred to in 92CD in respect of rollback year. तो जो rollback year हो गया,
अब हमने एग्रीमेंट तो बना लिया उसके लिए और रोल बैक का एप्लीकेशन भी डाल दिया, तो अब प्रोसीजर क्या रहेगा कि उसके लिए अपने को मॉडिफाइड रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडिफाइड रिटर्न बाय टेकिंग दिस आर्म्स लेंथ प्राइस इनटू कंसीडरेशन। ये अभी जो एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है इसको लगाते हुए हम उसका रिटर्न रिवाइज करेंगे। तो वो लिखा जाएगा रोल बैक ईयर टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स arising as a consequence of and computed in accordance with the rollback provision, in accordance with rollback provision। तो यहां अभी जो ALP डिसाइड हुआ उसको लगाते हुए तुम निकालो पहले तो आर्म्स लेंथ प्राइस, फिर उसमें कितना टैक्स आता है वो देखो, उतना टैक्स पे करो और फिर रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट करो। लेकिन यहां रिवाइज्ड रिटर्न को क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रिटर्न बोलते हैं। अब पूछो, सवाल तो आया होगा दिमाग में कि सर एडिशनल टैक्स नहीं आया तो फिर पे करेंगे क्या? अरे एडिशनल टैक्स नहीं आया तो फिर अप्लाई काहे को किया? रोल बैक में जाते ही कब है? जब अपना प्रॉफिट बढ़ने वाला है। प्रॉफिट कम होने वाला होगा तो वहां रोल बैक अवेलेबल है क्या? नहीं, पहले देखा ना, वहां रोल बैक मिलता ही नहीं। तो रोल बैक में प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाला है। अब पूछो सर प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो कौन ये एप्लीकेशन देगा? पागल है क्या अपन? तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है, अपने को एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा, हाँ, और अपन रोल बैक में जा रहे हैं। यस यस, यू कैन डू इट टू बाय पीस ऑफ माइंड। यस, क्योंकि देखो अपने को तो मालूम है ना कि लास्ट ईयर में हमने प्राइस कम रखा था और अभी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट तो बनाया है आगे के लिए एडवांस प्राइसिंग हमने बनाया और उसका ALP निकाला है 50 रुपए पर यूनिट सेल का। लेकिन पिछले सालों में जो अपन ने ALP निकाल के रिटर्न्स भरे हुए हैं ना, वो सब 40-45 ऐसे भरे हुए हैं। तो अपने को डर तो है ही ना कि असेसिंग ऑफिसर वहां एक्शन लेगा, अभी हमारे पुराने साल का केस रीओपन करेगा 92C के अंदर और कहेगा कि आपने प्राइस गलत लगाया। फिर अगर वो प्राइसिंग करेगा तो फिर अपने ऊपर सपरेशन ऑफ फैक्ट्स का केस लगाएगा, कंसीलमेंट का केस लगाएगा और उसमें पेनल्टी भी लगती है, बहुत भारी पेनल्टी है। पेनल्टी में बताऊंगा बाद में मैं। अगर आप अंडरस्टेट करते हो ना आर्म्स लेंथ प्राइस तो उसमें बहुत भयंकर पेनल्टी है। पेनल्टी सेक्शंस में अपन देखेंगे बाद में, वो सब लगाएंगे। और उससे आप बचना चाहते हो तो क्या करोगे? खुद रोल बैक अप्लाई कर दो। तुम खुद कह दो कि हाँ हमने लास्ट ईयर में 45 रखा था लेकिन अभी 50 हम एग्री कर रहे हैं, तो प्लीज अप्लाई रोल बैक। हम उसका मॉडिफाइड रिटर्न सबमिट कर देंगे, 5 रुपए से इनकम बढ़ा देंगे, उसका टैक्स पे कर देंगे, हम तैयार हैं, प्लीज पेनल्टी मत लगाना। तो ये फायदा है रोल बैक का कि फिर वहां पेनल्टी से आप बच जाओगे। तो एडिशनल टैक्स भर दो, पेनल्टी से बच जाओगे। फिर उसमें लिखा है देखो, तो ऐसा आप करो, रिवाइज्ड यानी मॉडिफाइड रिटर्न सबमिट करो। फिर लिखता है कि मॉडिफाइड रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ रोल बैक ईयर शैल बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द मॉडिफाइड रिटर्न टू बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स फॉर विच द एग्रीमेंट हैज बीन रिक्वेस्टेड फॉर इन द एप्लीकेशन। ये भी कर सकते, पहला साल और पिछला साल दोनों का एक साथ फाइल कर सकते। Then if any appeal filed by the applicant is pending before commissioner appeals, ये पिछले साल का अगर कोई अपील पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो क्या होगा? देखो पेंडिंग है, पेंडिंग अंडरलाइन करो, पेंडिंग बिफोर कमिश्नर अपील्स और अपीलेट ट्रिब्यूनल और द हाई कोर्ट फॉर अ रोल बैक ईयर ऑन द इशू विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रोल बैक प्रोविजन फॉर दैट ईयर, the said appeal to the extent of the subject covered under the agreement shall be withdrawn by the applicant before the furnishing of the modified return for the said year। यानी अगर पेंडिंग केस, पापा ने जो तुमको लगाए थे ना 4, वो लगाए नहीं है, उन्होंने धमकी दिया था कि तू अभी तो दारू के नशे में, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, जाके सो जा, कल देखेंगे इसका जो केस डिसीजन आएगा वो कल आएगा, कल बताऊंगा कि मैं कितना मारूंगा, ऐसा पापा ने बोला था। यानी केस पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुआ, पेंडिंग है। और फिर तुम सुबह सुबह उठ के माँ के पास गए, माँ वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बनाते ना 2 बॉटल में रोज पी के आऊंगा, मेरे को अलाउ कर दो इतना। माँ ने बोला चल ठीक है 2 बॉटल है, उसके ऊपर एक नहीं।
फिर तुम कहोगे वो पापा एक्चुअली कल पकड़ लिए थे मेरे को रोल बैक में, तो उसको अप्लाई करो ना, पापा को बोलो ना मेरे को माफ कर देंगे। तो यस, अब माफी मिल सकती है क्योंकि केस डिसाइड नहीं हुआ ना, पेंडिंग है। तो पेंडिंग में क्या करने का है तुमको कि वो केस जो तुमने फाइल करके रखा है ट्राइब्यूनल में या कमिश्नर अपील्स के पास या हाई कोर्ट में, उसको विड्रॉ कर लो, केस को विड्रॉ करो, ऐसा उसमें लिखा है। तो यू विड्रॉ द केस देयर और फिर यहां पे एप्लीकेशन डाल सकते हो, फिर यहां मॉडिफाइड रिटर्न सबमिट कर दो। एंड फोर्थ पॉइंट सेज इफ एन अपील फाइल्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, अगर डिपार्टमेंटल अपील है तो फिर क्या होगा देखो, तो यहां पे पेनलाइन करो अपील फाइल्ड बाय एप्लीकेंट, यहां पे बाजू में लिख भी दो एप्लीकेंट्स अपील, यानी आपका अपील पेंडिंग था, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो और फिर यहां पे मॉडिफाइड रिटर्न सबमिट कर सकते हो। अब डिपार्टमेंट का अपील अगर पेंडिंग है तो क्या होगा, तो देखो नीचे लिखा है, यहां नीचे लिख दो डिपार्टमेंट अपील। तो क्या बोलता है उधर देखो, इफ द अपील फाइल्ड बाय असेसिंग ऑफिसर or the principal commissioner or commissioner is pending before the appellate tribunal or the high court for a rollback year on the issue which is subject matter of rollback provision, यानी issue obviously same है, on the issue which is subject matter of the rollback provision for that year, the said appeal to the extent of the subject covered under the agreement shall be withdrawn, तो यहां भी बोला है shall be withdrawn by the assessing officer or the principal commissioner or the commissioner as the case may be within 3 months of the filing of modified return by the applicant। तो तुम पहले मॉडिफाइड रिटर्न भर दो, फिर डिपार्टमेंट देखेगा कि इधर तुम कितना दिखा रहे, रोल बैक लगाकर तुम कितना टैक्स भर रहे और उधर जो अपील पेंडिंग है उसमें कितना तुमसे टैक्स रिकवरी है। तो अगर इनको लगेगा कि आदमी ये एक्सेप्ट कर रहा है भरने का इधर और उतना ही उधर अपील में है, तो कई को अपील में लड़ने का खर्चा करने का बेकार का लॉयर के पीछे, उसको विड्रॉ कर लेंगे वो लोग और कहेंगे ठीक है भर दो टैक्स, तुम खुद भरने के लिए आ गए हो तो भर दो, वेरी गुड ना। तो वो देखते हुए वो 3 महीने में विड्रॉ करेंगे। Then the applicant, the assessing officer or the principal commissioner or the commissioner shall inform the dispute resolution panel or the commissioner appeals or the appellate tribunal or the high court as the case may be the fact of an agreement containing rollback provision having been entered into। उनको इन्फॉर्म कर देंगे, जितने भी ये अपीलेट अथॉरिटीज है जहां से हमने विड्रॉ किया ना केस, उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने आपस में सुलह कर ली है, रोल बैक में हमने एग्रीमेंट बना लिया है, तो हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। along with a copy of the same as soon as it is practical to do so। तो वहां से विड्रॉ करने जाओगे ना, तो विड्रॉ करने का है तो उधर बताने क्या नहीं का कि हम सेटलमेंट हो गया है, बाय बाय, खुश रहो। और आखिर में लिखा है कि इन केस इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन टू द रोल बैक प्रोविजन ऑफ एन एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल फॉर एनी रोल बैक ईयर टू विच इट अप्लाइज ऑन अकाउंट ऑफ फेल्यूर ऑन पार्ट ऑफ एप्लीकेंट, ऑन अकाउंट ऑफ फेल्यूर ऑन पार्ट ऑफ एप्लीकेंट the agreement shall be cancelled। यानी आपने पहले एग्रीमेंट बनवाया, फिर ये जो एप्लीकेशन वगैरह करना है वो किया नहीं, मॉडिफाइड रिटर्न भरना था भरा नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो जो रोल बैक एग्रीमेंट बना था उसको कैंसिल कर देंगे। कॉन्सिक्वेंटली क्लॉज 4 ऑफ रूल 10R प्रोवाइडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट CBDT शैल कैंसिल एन एग्रीमेंट if it is to be cancelled under 10RA। वहां जो बोला था ना कि एग्रीमेंट कैंसिल होगा फ्रॉड केस में, फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन में वॉइड डिक्लेयर करेंगे, तो वहां तो 2 ही केस दिए थे, तो यहां बोला है कि अगर ये केस है तो भी उसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल। तो ये भी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके जाना है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इस पे, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद बोला है वही इफेक्ट ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, जो अपन ने अभी रूल में तो पढ़ ही लिया पूरा, उसका सेक्शन यहाँ पे दिया है 92CD कि एक बार ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है तो फिर क्या होगा, तो देखो, और उसमें अगर तुम रोल बैक में जाते हो तो वो रिवाइज मॉडिफाइड रिटर्न वगैरह जो फाइल करने का बोला था ना, वो यहाँ बोला है। तो देखो उसमें क्या बोलता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन 139 यानी रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन है, ROI का सेक्शन है, और यहां बोला है नॉटविथस्टैंडिंग यानी कि ये जो है 92CD
वो 139 को ओवरराइड करेगा, ठीक है, ओवरराइड करेगा. Where any person has furnished a return under 139(1) for the previous year to which such agreement applies, before entering into such agreement, एग्रीमेंट में जाने के पहले ही हमने रिटर्न भर दिया, तो क्या होगा? Such person shall furnish a modified return within a period of 3 months from the end of the month in which the said agreement was entered into, in accordance with and limited to the agreement. यानी ये अपना प्रीवियस ईयर था, इसका अपन रिटर्न भर चुके, 139(1) के हिसाब से रिटर्न भर दिया. और खैर एग्रीमेंट का एप्लीकेशन करके रखा था हमने, लेकिन टाइम लगता है ना, एप्लीकेशन करो फिर टाइम लगता है एग्रीमेंट बनने में. लेकिन एग्रीमेंट बाद में बना, एग्रीमेंट एंटर हुआ. लेकिन एग्रीमेंट कब एंटर हुआ? हमारे रिटर्न भरने के बाद. एंड दिस एग्रीमेंट अप्लाइज टू दिस प्रीवियस ईयर, इसके लिए एप्लीकेबल है वो, क्योंकि एप्लीकेशन तो हमने करके रखा था, फिर टाइम लग गया बनते बनते, तो ये एग्रीमेंट यहां पे एप्लीकेबल है. तो फिर ये एग्रीमेंट में जो आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिन हुआ है, जो हम दोनों ने एग्री किया है, मैंने और सीबीडीटी ने, तो वो प्राइस से यहां आर्म्स लेंथ प्राइस निकलना चाहिए ना. लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर खत्म होते होते और बल्कि रिटर्न भरने के पहले तो एग्रीमेंट बना नहीं था, तो हमने हमारे हिसाब से आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल करके रिटर्न भर दिया है. अब जब एग्रीमेंट फाइनल होगा तो हम यहां क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, पूरे कैलकुलेशंस चेंज करेंगे और फिर से मॉडिफाइड रिटर्न सबमिट करेंगे. And such modified return shall be deemed to be the return furnished under 139. उसको ही अपन फिर रिटर्न ऑफ इनकम मानेंगे, मॉडिफाइड रिटर्न को रिटर्न ऑफ इनकम मानेंगे. और पॉइंट नंबर 3 में बोला है कि if the assessment or reassessment proceeding for a previous year to which the agreement applies have been completed before the expiry of the period allowed for furnishing such modified return. ये भी हो सकता है कि अभी तो ठीक है, इस एग्जांपल में तो हमने रिटर्न भर दिया था, बाद में एग्रीमेंट हो गया तो हमने इसको रिवाइज कर दिया, चेंज करके मॉडिफाइड रिटर्न भरा. लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने रिटर्न भरा, उसके बाद हमारा असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया, एओ ने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया और उसके बाद जाके एग्रीमेंट डिसाइड हुआ, और फिर 3 महीने अपने को मिले मॉडिफाइड रिटर्न भरने के लिए. अरे लेकिन असेसमेंट तो कंप्लीट हो गया है ना, तो अब क्या करें? तो देखो अब क्या लिखता है, देखो, The AO shall, in case where the modified return is filed in accordance with subsection 1, यानी 3 महीने के अंदर, यानी अब यहां में चेंज करता हूं. देखो ये प्रीवियस ईयर था, इसमें अपन ने रिटर्न भी भरे और असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया, असेसमेंट ऑर्डर आ गया है, कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जाके एग्रीमेंट एंटर होता है. तो एग्रीमेंट एंटर होता है तो वहां से अपने को टाइम मिलेगा 3 महीने का. तो ये 3 महीने में अगर अपन मॉडिफाइड रिटर्न MR फाइल कर देते हैं तो फिर क्या होगा? देखो फिर क्या होगा कि ये जो असेसमेंट कंप्लीट हो गया था ना, इसको रीओपन करके रीअसेस किया जाएगा, तो वो लिखा उसमें, proceed to assess or reassess or recompute the total income of the relevant assessment year having regard to and in accordance with the agreement. यानी एग्रीमेंट में अब जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला गया है उसको लेकर के आपकी इनकम रीअसेस की जाएगी. एंड सच ऑर्डर शैल बी पास, यानी रीअसेस करके जो ऑर्डर पास करना है उसको, रीअसेसमेंट ऑर्डर, वो कितने दिन में पास होगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year from the end of the financial year in which the modified return is furnished. 1 साल का टाइम है, from the end of the financial year in which this modified return is furnished. तो ये जो modified return हमने भरा नहीं था, तो ये ओरिजिनल था 15-16, फिर मान लो 16-17 में असेसमेंट भी हो गया, फिर एग्रीमेंट आया, फिर अपन ने रिटर्न भरा, कब भरा? 17-18 में भरा, 17-18 में रिटर्न भरा मॉडिफाइड. तो 17-18 के बाद 1 साल, 18-19, यानी 31 मार्च 19 तक ये जो असेसमेंट है इसको रीओपन करके रिवाइज किया जाएगा. अरे ये जो टाइम लिमिटेशंस वगैरह होते हैं ना, ये आपको और डिटेल में समझ में आएंगे जब हम असेसमेंट प्रोसीजर में जाएंगे. अभी आपको कुछ आइडिया नहीं है तो टाइम लिमिट वगैरह कुछ समझ में नहीं आएंगे कैसे होता है, लेकिन वो वहां समझेंगे आपको, सो डोंट वरी.
फिर लिखता है पॉइंट नंबर 4 में that where the assessment or reassessment proceeding for an assessment year relevant to the previous year to which the agreement applies are pending. अगर assessment pending है, complete नहीं हुआ है, on the date of filing the modified return in accordance with the provisions of subsection 1, the assessing officer shall proceed to complete the assessment or reassessment in accordance with the agreement taking into consideration the modified return so submitted. Simple. अगर pending है तो वो उसी में कंसिडर कर लेंगे, पेंडिंग है तो वही कंसिडर हो जाएगा ना, और अगर पेंडिंग नहीं है और ऑर्डर पास हो गया है तो उसको रीओपन करके रिवाइज करना पड़ेगा. तो दो अलग अलग सिचुएशन आ गई. देन पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट शैल बी एक्सटेंडेड बाय अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. हाँ, बस इसमें इतना है कि पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा 12 महीने से. तो ये कैसे देखो, ये सब क्या है कि असेसमेंट प्रोसीजर के बिना समझाना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं. ये प्रीवियस ईयर, यहां हमने रिटर्न भरा, अभी रिटर्न के बाद असेसमेंट पेंडिंग है, यानी वो असेसमेंट कर रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहां असेसमेंट पेंडिंग है. तो नॉर्मली कितना टाइम होता है फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट, जैसे इसको रेगुलर असेसमेंट कहते हैं 143, तो 143 जो पास करने का टाइम होता है ना, वो होता है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. यानी अपना 15-16 प्रीवियस ईयर है, तो 15-16 के बाद असेसमेंट ईयर है 16-17, तो 16-17 के बाद 2 साल में उसको असेसमेंट ऑर्डर निकालना पड़ता है. यानी 31 मार्च 2019 को उसका नॉर्मल टाइम होता है. असेसमेंट पेंडिंग है ना, तो यहां से 2 साल का टाइम होता है, 31 मार्च 19. असेसमेंट ईयर के बाद 2 साल, प्रीवियस है 15-16, असेसमेंट ईयर 16-17, 16-17 के बाद 2 साल, 17-18, 18-19 टू कंप्लीट दी असेसमेंट. असेसमेंट कंप्लीट करने का नॉर्मल टाइम होता है. लेकिन क्या हुआ कि अभी पेंडिंग था और फिर ये एग्रीमेंट आ गया. एग्रीमेंट आने के बाद हमने मॉडिफाइड रिटर्न सबमिट किए, तो लॉ में लिखा है कि मॉडिफाइड रिटर्न सबमिट हो गया है और केस पेंडिंग है, तो ये रिटर्न को इसी में कंसीडर करना है. असेसमेंट पेंडिंग जो है उसी में कंसीडर करके फिर ऑर्डर निकालना है. तो अगर यहाँ टाइम बहुत कम बचा, तो 31 मार्च 1900 आने का ही था और उसके अंदर मॉडिफाइड रिटर्न आ गया, तो प्रॉब्लम होता है ना, हाउ विल ही कंप्लीट द असेसमेंट. तो इसलिए यहां लिखा है कि जो नॉर्मल टाइम लिमिट था उसका कंप्लीटिंग असेसमेंट का, वो 12 महीने से एक्सटेंड हो जाएगा. यानी ये जो है 31 मार्च 19 तक उसको टाइम था, इसमें एक्सटेंशन मिल जाएगा 12 मंथ्स का. यानी टाइम कहां चले जाएगा, 31 मार्च 20 तक फिर ऑर्डर आ सकता है. समझ में, टेक्निकल पॉइंट्स है सारे. और अगर ऑर्डर निकाल दिया था उसने, अगर ऑर्डर पास हो गया है तो रीओपन करके रेक्टिफाई करेगा, तो उसके लिए अलग से टाइम दिया था, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वाज सबमिटेड. तो वो रेक्टिफिकेशन का केस होता है या रीअसेसमेंट कहते हैं उसको. तो ऑर्डर आ गया है तो रेक्टिफाई होगा, और ऑर्डर नहीं आया है तो जो पेंडिंग असेसमेंट है उसी में कंसीडर करना है. 12 महीने का एक्सटेंशन दे देंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, अभी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे, तो 12 महीने का एक्सटेंशन. तो इस तरह से ये सेक्शन था और उसमें वो एक्सप्लेनेशन दिया है. एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, एंड असेसमेंट और रीअसेसमेंट proceeding for any assessment year shall be deemed to have been completed where an assessment or reassessment order has been passed or no notice has been issued under 142 till the expiry of the limitation period provided under the said section. 6 months लिख दो यहाँ नीचे और फिर भूल जाओ, ये सब अपन पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर. बस यहाँ इतना समझ लो कि असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है, बस अभी इतना याद है, तो उसको केस को कंप्लीटेड मानते हैं. ऑर्डर पास हो गया तो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इज सेक्शन 92CE. दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी एडजस्टमेंट. वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, और ये इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2017 से, जो एप्लीकेबल है फ्रॉम May 18 examinations.
तो May 18 या उसके बाद वाले जितने भी एग्जाम्स है उन सब में ये सेक्शन लगेगा, राइट। तो क्या कहता है, देखो सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे हमने देखा कि एक नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है और एक रेसिडेंट एंटरप्राइज है। अपन जो ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली निकाल रहे हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, वो ये रेसिडेंट एंटरप्राइज का निकाल रहे हैं क्योंकि उसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, राइट। अब इसका इनकम हमने निकाला, मान लो कि इन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया था, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है, ये रेसिडेंट एंटरप्राइज है। एक ट्रांजैक्शन हुआ इनके बीच में। ट्रांजैक्शन ऐसा है कि देयर इज मान लो कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स है इनटू इंडिया। इसका प्राइस इन्होंने रखा था 100 रुपए, लेकिन इसका आर्म्स लेंथ प्राइस आया कितना? टैक्स अवॉइडेंस के लिए बार बार मैं कहता हूं, टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो नॉन रेसिडेंट प्राइस बढ़ा के देगा ना, क्योंकि अपने को इनकम इंडिया के बाहर शिफ्ट करना है। तो इनकम इंडिया के बाहर शिफ्ट करना है तो इनकम बढ़ा के लाए थे। इसका आर्म्स लेंथ प्राइस एक्चुअल में सिर्फ 70 रुपीज था इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स है जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम, इसका आर्म्स लेंथ प्राइस 70 रुपीज था, लेकिन अपन 100 पे करके लाए। तो इससे क्या हुआ कि हमने रेसिडेंट एंटरप्राइज ने इनकम को कम करके रखा था बाई 57 lakhs टोटलिटी में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अच्छा चलो वो भी सब मैं लिख ही देता हूं, आप लोग नहीं तो कहेंगे कहां से आया ये 57 lakhs। चलो एक एग्जांपल है, तो अपन ले लेते हैं कि टोटल यूनिट्स इंपोर्टेड फॉर एग्जांपल 1 लाख, 1 लाख यूनिट इंपोर्ट हुए, तो एक यूनिट पे 30 रुपए का फर्क है, 30 रुपए का फर्क है ना, आर्म्स लेंथ प्राइस 70 है। तो अपन जब आर्म्स लेंथ प्राइस से इनकम निकालेंगे तो बुक इनकम एंड आर्म्स लेंथ प्राइस इनकम, कंप्यूटेड इनकम दोनों में लिखता हूं। तो इनकम में एज पर द बुक्स जो भी इनकम है इट वाज रिड्यूस्ड बाय, कितने से रिड्यूस हुआ था, मान लो कि अच्छा चलो मैं ले लेता, बुक इनकम अगर आपकी आती होगी 150 lakhs, आपने शो किया, लेकिन अब इसका अपन इंपैक्ट देंगे तो टोटल इंपैक्ट कितना आएगा 1 लाख इंटू 30 यानी 30 lakhs। 30 lakhs का ये डिफरेंस जो है वो 30 lakhs का है, 1 लाख यूनिट्स इंटू 30 रुपीज डिफरेंस, तो 30 lakhs। तो अपन यहां पे इनकम को बढ़ा देंगे, यानी कंप्यूटेड इनकम दूसरे सब एडजस्टमेंट को छोड़ दो तो सिर्फ आर्म्स लेंथ प्राइस की वजह से ये इनकम कितने से बढ़ेगा, 180 हो जाएगा, 30 लाख से इनकम बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो अब यहां 30 लाख से जब इनकम बढ़ गया तो ये जो नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है उसका इनकम अपने को 30 लाख से कम करना पड़ेगा ना। इसका इनकम 30 लाख से कम करना पड़ेगा, यानी इसका इनकम जो भी बुक इनकम वहां पे उन्होंने दिखाया होगा, मान लो कि 250 है, तो यहां से अपने को 30 माइनस करना पड़ेगा ना। यहां पर अपन ने 30 ऐड किया एएलपी एडजस्टमेंट की वजह से, आर्म्स लेंथ प्राइस का एडजस्टमेंट यहां पे ऐड किया तो यहां माइनस करना पड़ेगा, यानी इनका 220 लाना पड़ेगा बुक में। तो ये जो एडजस्टमेंट्स है जो आपको बुक्स में करने पड़ेंगे इसको कहते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट। प्राइमरी एडजस्टमेंट ये हुआ कि भाई हमने कंप्यूटर इनकम तो निकाल लिया ऐड करके, लेकिन इसका इंपैक्ट बुक्स में भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर बुक्स में नहीं देंगे तो क्या होता है कि बुक इनकम अलग दिखेगी, कंप्यूटर इनकम अलग दिखेगी। ठीक है आपने टैक्स पे कर दिया, लेकिन दूसरा ये भी तो है कि भैया इतना पैसा जो इंडिया से चले गया, फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया से चले गया, वो भी तो लाना पड़ेगा ना इंडिया में, वो भी तो बात है। फॉरेन एक्सचेंज को तो इंडिया में लाना पड़ेगा ना, जो 30 लाख का एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज बाहर चले गया है वो पैसा भी तो इंडिया में आना चाहिए। सिर्फ इनकम टैक्स से मतलब नहीं है ना, इनकम टैक्स इज वन एस्पेक्ट, व्हाट अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज व्हिच इज गॉन 30 लाख, इट हैज टू बी ब्रॉट बैक टू इंडिया, योर बुक्स हैव टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो लिखा है इस सेक्शन के अंदर कि एडजस्ट करो, यहां से 30 लाख माइनस करो और ये जो पैसा है ये इंडिया में वापस लाओ।
दैट इज दी सेकेंडरी एडजस्टमेंट। पैसा इंडिया में आना चाहिए, ये जो बाहर चले गया है सिर्फ टैक्स भरने से काम नहीं चलेगा। सो दिस मनी 30 lakhs has to be brought back into India. इंडिया में वापस लेके आओ भैया, पैसा गया है बाहर, वापस लेके आओ। और अगर नहीं लाओगे तो उसमें यह भी लिखा है सेक्शन में कि इसको ऐसा मानेंगे कि रेसिडेंट एंटरप्राइज ने नॉन रेसिडेंट को लोन दिया है 30 लाख रुपए का, इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एडवांस गिवन, क्योंकि पैसा इसका है तो वापस लाना है। और अगर नहीं लाते हो तो एडवांस दिखाएंगे, और एडवांस दिया है तो उस पर इंटरेस्ट निकाल के वो रेसिडेंट के हाथ में टैक्स करेंगे। इफ नॉट ब्रॉट बैक, interest on 30 lakh will be calculated in the manner prescribed and made taxable in the hands of the resident enterprise. तो ये एक स्टेप आगे है ट्रांसफर। पहले ट्रांसफर प्राइसिंग इतने सालों से चल रहा था, उसमें सिर्फ हम इनकम निकाल रहे थे कि इनकम निकालो टैक्स लगा दो। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, इनकम निकाल के टैक्स लगाएंगे, लगाने दो, लेकिन कम से कम पैसा तो बाहर चले गया अपना। मनी हैज गॉन आउट। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है नहीं नहीं नहीं, पैसे को भी इंडिया में लाना पड़ेगा। तो आए समझ में? तो ये हम देखते हैं इस सेक्शन के अंदर। लेट्स सी। तो कहने का मतलब है कि बुक को भी एडजस्ट करो इन अकॉर्डेंस विद आर्म्स लेंथ प्राइस। सिर्फ टैक्स कंप्यूटेशन से मतलब नहीं है, योर बुक्स ऑल्सो हैव टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। दोनों के रेसिडेंट एंटरप्राइज नॉन रेसिडेंट के बुक एडजस्ट करो और पैसा इंडिया में लेके आओ। तो एक तो पैसा लाने का पॉइंट है, दूसरा ये भी है कि अपने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, कि जहां पे जितनी इनकम अराइज हो रही है उतनी बराबर आनी चाहिए। तो वो भी तो एक एस्पेक्ट है ना, सिर्फ टैक्स से एस्पेक्ट नहीं है। जो इनकम कंप्यूटेशन है, जो वैल्यू एडिशंस है, जिस कंट्री में कितना वैल्यू एडिशन हुआ तुम्हारा, वो भी तो बराबर दिखना चाहिए ना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी जरूरी है, ताकि आपके बुक्स बराबर प्रॉफिट शो करे कि इंडिया में कितना और फॉरेन में कितना हुआ, और वो पैसा जो एक्स्ट्रा चले गया है उसको वापस लाओ। तो वो है। तो देखो उसमें अब सेक्शन में पढ़ते हैं, लॉजिक आपको समझ गया है, वेरी गुड। 92 CE, वेयर अ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस। प्राइमरी एडजस्टमेंट यानी ये ALP एडजस्टमेंट जो हमने किया, आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के जो इनकम रिकम्प्यूट हम करते हैं, जो भी मेथड्स हम निकाले, मेथड्स बहुत सारे हमने देखे, तो मेथड्स हम निकाल लेंगे और उसको जब रिकम्प्यूट करेंगे तो उसको कहते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। जैसे अपने केस में एडजस्टमेंट कितना हुआ एग्जांपल में 30 लाख। नाउ सी, हैज बीन मेड स्यू मोटो बाय द असेसी इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम। अपने को तो करना ही है ना, स्यू मोटो ही है, ट्रांसफर प्राइसिंग स्यू मोटो, आपको करना पड़ेगा खुद। तो हमने स्यू मोटो किया है। या फिर मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर has been accepted by the assessee, AO ने किया और अपन ने एक्सेप्ट किया। 92C में उसको पावर है ना करने का, देखा था हमने, that he can make adjustment, और हमने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि अपील नहीं है, we have accepted it। तो जब एक्सेप्ट कर लिया है प्राइमरी एडजस्टमेंट, तो फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसा है, गुनाह मान ही लिया है तो भैया पैसा वापस तो लाओ जो चोरी करके लेके गए थे। ऐसा है, तो एक्सेप्टेड बाय हिम। थर्ड इज डिटरमिन्ड बाय एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, देखा था अपन ने। और इज मेड एज पर द सेफ हार्बर रूल्स फ्रेम्ड अंडर 92 CB, ये भी देखा था अपन ने। और इज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ एन असेसमेंट बाय वे ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर अंडर एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू अंडर सेक्शन 90 और 90A फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। DTA एग्रीमेंट में भी ट्रांसफर प्राइसिंग के रेजोल्यूशंस होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं कि अगर इस तरह से होगा तो हम ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे। तो उसमें अगर हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, इट हैज बीन रिजॉल्व्ड, मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड अंडर द एग्रीमेंट्स। तो जो भी है, कहने का मतलब है कि जिस तरह से भी आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिन हुआ है, आपने एक्सेप्ट किया है, ये मेन है। या तो आपने स्यू मोटो किया है, या AO ने किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, या एडवांस प्राइसिंग में हमने एक्सेप्ट किया, या फिर सेफ हार्बर रूल्स में एक्सेप्ट हुआ है वो आर्म्स लेंथ प्राइस। तो जो भी तरीके से एक्सेप्ट हुआ है, assessee has accepted and he is not gone to court. Okay, so in that case assessee shall make a secondary adjustment, उसको फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बुक्स में
दोनों एंटरप्राइजेस के, इंडियन एंड फॉरेन, और पैसा वापस इंडिया में लाना पड़ेगा। एंड प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। एक रिस्ट्रिक्शन है इस पे कि ये जो सेक्शन हमने अप्लाई किया सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने का, ये बड़े खिलाड़ियों के लिए है। बहुत छोटे खिलाड़ी जो है, जिसका भैया 2 लाख का एडजस्टमेंट हुआ, 3 लाख का हुआ, वो कहाँ सेकेंडरी करेगा, कहाँ पैसा ऐसा लाएगा, जाने दो उसको, हटाओ। सो दिस इज फॉर द बिग फिश। तो बिग फिश कौन है? तो देखो, तो इसमें क्या है, नेगेटिव है, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इफ द अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट मेड इन एनी प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। तो अपना जो एग्जाम्पल था 30 लाख का था तो आप कहोगे सर आपने तो एग्जाम्पल 30 लाख का दिया। अरे वो समझाने के लिए दिया था भाई लोग, तो घबराना मत। तो इसको याद रखो। तो मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और 30 लाख 40 लाख का एडजस्टमेंट हो रहा है, तो फिर अपन सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ओके, इन एवरी प्रीवियस ईयर। तो कोई भी एक प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है, और 1 करोड़ से कम है तो नहीं करना। ओके, सो प्लीज डोंट आस्क मी क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे, सर आपने तो 30 लाख का एग्जाम्पल दिया था, उसमें कैसे फिर यहाँ 1 करोड़ आ गया? अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं गलती मानता हूँ, आप एक 0 ऐड कर दो एग्जाम्पल में, तो 30 लाख को 3 करोड़ बना दो, ठीक है, तो आगे कंफ्यूजन में नहीं आओगे। ओके, सो इफ द एडजस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़, नो नीड टू मेक सेकेंडरी एडजस्टमेंट। बुक्स में एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पैसा लाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इतना आपको गवर्नमेंट ने चांस दिया है, 1 करोड़ एवरी ईयर यू कैन शिफ्ट फॉरेन करेंसी आउट ऑफ इंडिया। अच्छा चलो आगे चलते। सेकेंड पॉइंट, द प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 16, यानी AY 16-17 या उसके पहले के एडजस्टमेंट्स है तो उसमें सेकेंडरी की जरूरत नहीं है। यानी कि ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स कब से करना है? फ्रॉम AY 17-18 ऑनवर्ड्स। तो AY 17-18 या 18-19, 19-20, इसमें जो एडजस्टमेंट्स होंगे वहीं पर अपने को सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है, उसके पहले का नहीं करने का। यानी अप टू AY 16-17 ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो जितने लोगों ने पुराने ट्रांसफर कर दिए पैसे, वो ट्रांसफर हो गए, उनको वापस लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा उसका मतलब है। यानी पुराने चोरों की चोरी माफ, नए चोरी नहीं करने का। अच्छी बात है। फिर आगे चलते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस, ये वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट, देयर इज एन इंक्रीज इन टोटल इनकम, इंक्रीज इन टोटल इनकम और रिडक्शन ऑफ लॉस इन एज ए केस में बी ऑफ द असेसी, असेसी ने अपना रेसिडेंट एंटरप्राइज, द एक्सेस मनी। देखो वो 30 लाख रुपए पैसा तो चले गया ना, पेमेंट तो हमने उसको कर दिया था नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज को, 30 लाख रुपए ज्यादा, तो पैसा चले गया है ना उधर, तो उसको एक्सेस मनी कहते हैं। तो एक्सेस मनी यानी क्या? जो हमने बुक में दिखाया था और जो आर्म्स लेंथ प्राइस से जो इनकम निकला, उसका जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेस मनी। तो वो एक्सेस मनी यानी 30 लाख एक्सेस मनी ट्रांसफर्ड है, उसको वापस लाने का है। तो वो लिखा है एक्सेस मनी, फिर से 30 लाख मैंने कहा यार माफ कर दो मेरे को, 3 करोड़, एक 0 ऐड कर दो, तो वॉट एवर दैट एक्सेस मनी इज विच इज अवेलेबल विथ इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज, वो पैसा वहां चले गया है तो वो वहां अवेलेबल है। इफ नॉट रिपैट्रिएटेड टू इंडिया विद इन द टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अभी तो सेक्शन आया, फिर उसमें रूल्स बनेंगे, टाइम वाइम प्रिस्क्राइब होगा, shall be deemed to be an advance made by the assessee to such associated enterprise, and the interest on such advance shall be computed in such manner as may be prescribed. उसका इंटरेस्ट भी कंप्यूट करेंगे और फिर वो इंटरेस्ट भी लाना पड़ेगा, 30 लाख भी लाना पड़ेगा या 3 करोड़ जो भी है, प्लस इंटरेस्ट भी लाना पड़ेगा, एंड दिस इंटरेस्ट विल बिकम टैक्सेबल ऑल्सो। Then for the purpose of this section associated enterprise, ये तो वही है, associated सबको मालूम है, definition वही है, assigned to it under subsection 1 and 2 of 92A, we have read it in detail. An arm's length price shall have the same meaning as assigned to it under 92 है, वो भी देखा अपन ने,
एंड एक्सेस मनी भी देखा, डिफरेंस इन आर्म्स लेंथ प्राइस एंड दी in primary adjustment and the price at which the international transaction has actually been undertaken. ट्रांजैक्शन 100 रुपए पे हुआ और आर्म्स लेंथ प्राइस 70 रुपए आया, तो वो जो 30 रुपए पर यूनिट का जो डिफरेंस है दैट इज एक्सेस मनी जो ट्रांसफर हो गया है, तो उसको वापस लेके आने का है. प्राइमरी एडजस्टमेंट तो वही है, 30 लाख जो अमाउंट आया अपना, दैट इज प्राइमरी एडजस्टमेंट. एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट देखो उसका डेफिनेशन यहां दिया है. सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज the adjustment in the books of accounts. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो सिर्फ कंप्यूटेड इनकम में चेंज हो जाए उतना काफी नहीं है, बुक्स को भी बदलना पड़ेगा. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इनकम दिखाई है तुमने उसको भी इंक्रीज करनी पड़ेगी ऑफ द असेसी यानी अपने को, एंड द एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो वहां पर है नॉन रेसिडेंट, टू रिफ्लेक्ट that the actual allocation of profits between the assessee and its associated enterprise are consistent with the transfer price. यानी जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने निकाला है बुक्स में वो ट्रांसफर प्राइसिंग के हिसाब से बराबर होनी चाहिए as a result of primary adjustment, thereby removing the imbalance between the cash account and actual profit of the assessee. ये जो imbalance है उसको रिमूव करो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अपना एक्चुअल प्रॉफिट जो आ रहा है जो अपन ने आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के बाद जो निकाला वो ज्यादा आ रहा है, ये 180 आ रहा है मान लो, और जो कैश अकाउंट में आ रहा है ये 150 दिख रहा है. तो कैश कम है ना अपने पास, प्रॉफिट बढ़ा के अपन ने टैक्स पे कर दिया, लेकिन कैश अकाउंट में तो कम दिख रहा है, तो वो गलत बात है. इसलिए बुक को भी एडजस्ट करना पड़ेगा और वो जो अमाउंट हमने ट्रांसफर किया था उसको एज एन एडवांस दिखाना पड़ेगा, फिर उसको वापस लाना पड़ेगा. और अगर प्रिस्क्राइब टाइम में वापस नहीं लेके आए तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट को भी लाना पड़ेगा. It will be considered as if it is given as a loan or advance to the other enterprise. आया समझ में? तो इसको कहते हैं secondary adjustment. तो primary adjustment is in tax computation of income. Secondary adjustment is in the books. Got it? Very simple points and very relevant points. ये पहले से इतने सालों से क्यों नहीं डाला था तो मालूम नहीं, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, अब कम से कम उसको डाला है. तो यहां तक टेक्निकल मैटर्स थे पूरे जो समझने के थे, दिमाग लगाने का था. अब एक सेक्शन आएगा, बिल्कुल दिमाग को बंद करके जेब के अंदर रख दो. रख दिया, वेरी गुड. अब इसको पढ़ लो. एक 92D, मेंटेनेंस कीपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बाय पर्सन्स एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं इसको, आपको एक बार इसको पढ़ने का है. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को मेंटेन करने पड़ते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी पड़ती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस. बहुत सारा है, बहुत मजा आएगा. ये कब पढ़ना? जब कोई इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते को सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, सैचुरेशन पॉइंट अब पढ़ाई नहीं होगी, अब दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, तो वो जो अच्छी चीज पढ़ रहे थे उसको बंद कर देना और ये निकाल के पढ़ना. तो उससे क्या होगा, ये क्या इंटरेस्टिंग लगेगा आपको? नहीं, लेकिन ये इतना खराब लगेगा कि वो जो आप पढ़ रहे थे ना वो वापस अच्छा लगने लगेगा, तो वो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी. साहब साइंटिफिक रिसर्च मैंने करके रखे, स्टडी पैटर्न्स. कोई भी इंसान का एक दिमाग का लिमिट होता है, उतनी देर के बाद फिर वो बहुत ही जैसा बिल्कुल जैसे अभी ये लेक्चर में होता हूँ, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, सैचुरेशन पॉइंट आ गया हूँ, ये पढ़ो, लेक्चर को स्टॉप करो, 92D पढ़ो. 5-6 लाइन पढ़ोगे ना, ऐसा लगेगा कि नहीं यार वो सर जो पढ़ा रहे थे ना बहुत अच्छा था, वापस से चालू करोगे और अच्छा लगने लगेगा. ऐसे ही होता है ना, कोई चीज बुरी लग रही है लेकिन उसके सामने और बुरी चीज आ जाए तो ये फिर इतनी बुरी नहीं लगती. ऐसा है. तो इसको पढ़ने का है आपको एक बार, 92D. ये पूरे पॉइंट्स है, देखो क्या क्या रिकॉर्ड रखने, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे. मगर उसके बाद एक एक्सेप्शन दिया है, वो मैं आपको बताऊं. एक एक्सेप्शन है, उसमें क्या बोला है कि अगर अपने जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुए विद एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वो साल भर में 1 करोड़ से कम के हुए थे, तो रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है. चिल्लर है, क्या रिकॉर्ड रखोगे तुम, जाने दो.
तो ये एक पॉइंट याद रखना, 1 करोड़ से कम है तो रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। उसके नीचे फिर एक पॉइंट ऐड हुआ है, एवरी पर्सन बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी यानी कि एक कंपनी ऑफ द ग्रुप विच इज एन इंटरनेशनल ग्रुप। इंटरनेशनल ग्रुप का मतलब है जिसमें बहुत सारे कंपनीज है, कुछ कंपनीज इंडिया के बाहर है और कुछ इंडिया में, खास करके जो पेरेंट कंपनी है वो बाहर है और एक आध सब्सिडियरी वगैरह इंडिया में है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कहते हैं। जो उनका एंटिटी इंडिया में है, इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप विच इज अ बिग ग्रुप, shall also keep and maintain such information and document in respect of international group as may be prescribed। यानी ग्रुप से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स उनको रखना है, as may be prescribed। तो ये सब फिर रूल्स इसमें बनेंगे और प्रिस्क्राइब होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना है, वो फिर उनको रखना पड़ेगा। इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 16। और उसमें दिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी का मतलब क्या है, मीनिंग असाइन टू इट अंडर सेक्शन 286 subsection 9 clause D, and international group shall also have meaning assigned to it in section 286 9G। अब ये 286 जो है ये भी इस साल ये सेक्शन न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है। इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016। तो ये और बाकी बोला है कि ये रिकॉर्ड 8 साल तक रखना है आपको, ये पूरे रिकॉर्ड्स 8 साल तक मेंटेन करके रखना है, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के बाद 8 साल नहीं, असेसमेंट ईयर के बाद 8 साल, यानी प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो 9 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और उसके बाद 2A ऐड हुआ है अभी, जो सब नोटिफिकेशन ऐड हुए उसके अंदर, वो उसमें भी है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो है, जो अपन देखे थे, तो उसमें भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वो भी वही है, एक बार पढ़ के रखो उसको। अजम्पशन फजम्पशन ये सब। और 92E बहुत सिंपल है, उसमें अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा, ब्रेड एंड बटर फॉर सीएस। तो ये सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले जो लोग हैं जिनको ये पूरा चैप्टर लगता है, उनको हमारे पास आना पड़ेगा और हम उनको आर्म्स लेंथ प्राइस सर्टिफिकेट बना के देंगे कि इन्होंने जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला है वो करेक्ट है। और वो फॉर्म 3CEB उसका प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट फॉर्म है।